Welcome to AWS Solution Architect Associate Training. I will start by explaining a little bit about कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही हैं, तो how do you utilize them and what I expect from you so that आप इसका ट्रेनिंग का बेस्ट आउटकम निकाल पाओ. So first thing first, what you get from iMerita is something called a note handout, and if you have attended any training तो आपको ये note handout पहले भी अलग अलग ट्रेनिंग में, ऑलमोस्ट हर ट्रेनिंग में हमारे यहाँ ये दिया जाता है. व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस? द पर्पस ऑफ दिस इज दैट आपका जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो का फोकस नोट्स बनाने के लिए राइटिंग पे या रीडिंग पे नहीं होना चाहिए. योर फोकस शुड बी मोस्टली ऑन लिसनिंग टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट. अगर आप इधर उधर लिखने में ध्यान दोगे तो वी थिंक कि थोड़ा कम समझ में आता है, बिकॉज समवेयर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे थोड़ा सा. तो नोट्स हैंडआउट में हमने क्या इंक्लूड किया हुआ है? We have already included all the common definitions and some scenarios and images which we will be using to explain concepts. वो सब यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है. यू कैन से जो थियोरेटिकली आपको याद रखना होता है टू मे बी एक्सप्लेन इन एन इंटरव्यू, कुछ भी फैक्ट बेस्ड, वो सब ने यहाँ पे इंक्लूड किया हो. बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बुक की तरह ट्रीट करो. ट्रीट दिस लाइक अ नोट. ये हार्ड कॉपी आपको जो नोट का मिलेगा, इसमें हर पेज पे बेसिकली आपके दो स्लाइड्स हैं एंड उनके नीचे स्पेस छोड़ रखी है लिखने के लिए. सो यूज दिस लाइक अ नोट्स. जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सप्लेनेशन करते वक्त यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, कुछ कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो जो भी आपको ऐसा वर्थ नोटिंग डाउन लगे, मेक श्योर यू कस्टमाइज योर नोट्स अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि अलग अलग लोगों की नॉलेज लेवल अलग अलग होती है. तो मेक इट कस्टमाइज्ड. जैसे हो सकता है कुछ चीजें आप में से अलग अलग लोगों के बैकग्राउंड अलग अलग रहे होंगे, उसके हिसाब से हो सकता है ऑलरेडी कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस लगे किसी को, बट द अदर पर्सन मे फील लाइक दिस इज न्यू, सो दे मे फील टू write it down. So notes handout इसमें use कर ले. Now when you start with cloud, basically there are a few concepts जो हम assume करते हैं कि आपको पता होंगे. जैसे आपको पता होगा TCP क्या है, UDP क्या है, IP क्या होता है, ट्रैफिक कैसे मूव होता है, पैकेट्स क्या होते हैं एंड ऑल. देर आर अ फ्यू आई वुड से नेटवर्क फंडामेंटल्स एंड एट द सेम टाइम आईटी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स भी जो हम एज्यूम करते हैं कि आपको पता होंगे. नाउ इफ यू नो ऑल दैट, इट्स ऑल गुड. इफ यू डोंट नो, हमने यहाँ पे कुछ पार्ट इंक्लूड किया हुआ है नोट्स हैंड आउट में कंसेप्ट रिवीजन वाइज. सो इफ आई शो यू द स्लाइड नंबर 4, तो यहाँ देख रहे हो वी हैव इंक्लूडेड सम बेसिक कंसेप्ट so that it is easier for you to begin your journey into cloud computing. And because we get people from all sort of different backgrounds trying to learn AWS, some are from programming background, some are from database background, and some are themselves from networking background. तो उनके लिए, जिसने अगर किसी ने लेट्स से नेटवर्किंग के बैकग्राउंड से हैं, तो हो सकता है उनको ये उतना यूजफुल ना लगे. यू कैन से अगर आपने CCNA कर रखा है तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ खास नया नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू कैन यूज दिस टू रिफ्रेश ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इसमें हमने जो चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं वो है कि नेटवर्क क्या है, देन वी हैव इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट्स लैन क्या होता है, वैन क्या होता है एंड ऑल, एंड ट्रैफिक कैसे मूव होता है. देन वी हैव इंक्लूडेड एक्चुअली मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दैट थोड़ा कनेक्टेड आपकी स्टोरी रहे. ट्रैफिक जब मूव होता है तो कैसे वो जाता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क. इस बीच में कई छोटे छोटे कंसेप्ट्स और डिस्कस किए हुए हैं, जैसे SSH क्या होता है, देन FTP क्या होता है, HTTP, HTTPS, इस तरह के कई कंसेप्ट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं. देन कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हों यहाँ पे IP एड्रेसिंग के, सबनेटिंग के. देन यू ऑल्सो हैव अ फ्यू कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ACL, परमिट डिनाई, सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं हम. ये सब हमने क्या किया हुआ है. नोट्स हैंडआउट तो आपको यहाँ मिल जाएगा समवेयर अराउंड स्लाइड नंबर 150 तक. इवन इसमें कंसेप्ट्स हैं लाइक नैट क्या होता है, व्हाई इज नैट रिक्वायर्ड, एंड देन देयर इज कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट इज अ फायरवॉल. तो ये सब आईटी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स है, नेटवर्क से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने स्लाइड नंबर 4 से 160 तक यहाँ पे आपको नोट्स हैंडआउट में इंक्लूड करके दिए हुए हैं. इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे. आई थिंक 5 वीडियोस हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 5 या 6 वीडियोस कुछ होंगे, वो आपको इसी जगह पे जहाँ से आप ऑनलाइन ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो
यहाँ पे आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे, आई थिंक 2 और अ लिटिल बिट मोर देन 2 आवर्स ईच, सो अराउंड 10 आवर्स प्लस ऑफ कंटेंट होगा। वो आप देख सकते हो। वो मैं यहाँ लाइव में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज दैट्स नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ AWS ट्रेनिंग, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग। ये हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि आप इन कंसेप्ट्स को अपने पास जितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो, उतना इजी रहेगा आपके लिए चीजों को समझना यहाँ, व्हेन आई एक्सप्लेन द क्लाउड रिलेटेड कंसेप्ट्स। सो दैट्स नोट्स हैंड आउट, एंड दैट्स जो हम कंटेंट आपको ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में दे रहे हैं। कब तक चाहिए मुझे? मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप आज ही जाके ये पूरे सारे वीडियोस खत्म कर दो। रफली आप ये मान के चल सकते हो, अगले आपके पास 15 दिन से हैं। एक टाइम आएगा जब मैं यहाँ पे सर्विस का डिस्कशन करूंगा, VPC, उस वक्त तक आपने ये खत्म कर दिया होना चाहिए था। असल में ये जो VPC की सर्विस होती है क्लाउड में, दिस इज प्योरली क्वाइट रिलेटेड टू द नेटवर्क पार्ट ऑफ द IT। तो द मोर यू अंडरस्टैंड द नेटवर्क पार्ट, जो आपको ये वीडियोस और स्लाइड्स में बोल रखा है, it will be easier for you to understand this network part. You have sufficient time। अगर आप 1 घंटा पर डे भी लगाते हुए चलते हो, तो मंडे थ्रू फ्राइडे एंड देन अनदर मंडे थ्रू फ्राइडे, तो आई थिंक ये कवर हो जाना चाहिए। मेक इट लाइक सम शेड्यूल्ड टाइम जिसमें आप ये कंटेंट कवर कर लो। इफ इन केस आपने नेटवर्किंग के कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, आपको पता है ये सब, स्टिल यू कैन काइंड ऑफ स्किम थ्रू दिस कंटेंट सो दैट आपको पता लग जाए कि व्हाट आई एम एज्यूमिंग। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, नोट्स हैंड आउट के just skim through that, and if in case you feel like there are certain things which you are not able to understand or recall, पहले पढ़ा हुआ है आपने कभी, तो देन यू कैन वॉच दैट पार्ट ऑफ वीडियो एज वेल। इफ इन केस आपका नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं रहा है दूर दूर तक, तो डेफिनेटली वॉच दिस। सो दिस इज नोट हैंड आउट। अब द सेकेंड पार्ट, दैट द सेकेंड थिंग दैट यू गेट इज a lab workbook. Lab workbook is purely related to labs. ये ट्रेनिंग काफी हैंड्स ऑन है। In order to gain experiential learning, you need to really do things to understand them. Okay, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने ये इंक्लूड किया हुआ है। इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, जैसे हम सर्वर्स रन करेंगे, उसको वेब सर्वर बनाएंगे कुछ मशीन को, देन उसको एक्सेस करके देखेंगे, विल कस्टमाइज दैट। इस तरह के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरली यहाँ आपको लैब वर्कबुक में उसके बारे में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये थोड़ा पहले बनाई है और AWS काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन करता रहता है अपने कंटेंट में, अपने स्क्रीन लेआउट्स में, तो इसलिए हो सकता है आपको स्क्रीनशॉट कुछ कुछ थोड़े से पुराने लगे, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू स्टिल अंडरस्टैंड दिस। रियल टाइम में मैंने आपको ये सारी लैब्स करके दिखानी ही है यहाँ पे, तो इफ इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो हेयर, जो मैं यहाँ पे लैब परफॉर्म करूंगा। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करूंगा, तो आई टेक एक्सेस ऑफ AWS मैनेजमेंट कंसोल, और वहां पे हम चीजें चेंज करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव दिस ट्रेनिंग वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंड कुछ कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं यहाँ पे, कि अगर आप जस्ट उनको एक बार देखोगे तो समझ नहीं आएंगे। यू मे वांट टू रिवाइंड एंड रिविजिट दोज कंसेप्ट्स। तो इस चक्कर में आई वुड हाईली एनकरेज कि आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालो। मतलब जैसे ये हमारी ट्रेनिंग 3 घंटे की वैसे ऑफिशियली है, मैं इसमें बीच में आपको ब्रेक दूंगा जहां मेरे को पता है कि ये वाला कंसेप्ट थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आई गिव यू 5-10 मिनट ब्रेक इन बिटवीन टू कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स, और मे बी एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, एंड देन उसके बाद लैब करने से पहले हम 5-7 मिनट ब्रेक ले लेंगे, सो दैट आप भी अपना थोड़ा CPU यूटिलाइजेशन मेंटेन कर सको, ज्यादा दिमाग फ्राई ना हो जाए। सो वाइल डूइंग दैट, आपके मान के चलो लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे तो आपको क्लास के लिए निकालने हैं, बट ट्राई करना कि आप कम से कम 2 घंटे और निकाल लो, मे बी जस्ट आफ्टर द क्लास और मे बी बिफोर द क्लास बिगिंस, बिकॉज क्लास बिगिंस एट 12। तो आप 10 से 12 सुबह थोड़े से कंसेप्ट अपने रिवाइज कर सकते हो, 1-2 घंटा प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वाइल डिलीवरिंग दिस ट्रेनिंग आई विल बी शोइंग यू प्रैक्टिकल्स, बट अगर आपने वो खुद परफॉर्म नहीं किए, तो आपको ये कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आप कम से कम जितना टाइम हम क्लास में लगा रहे हैं, लगभग उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी में लगा रहे। एंड आई वुड एनकरेज इफ यू कैन डू दिस सेल्फ स्टडी एवरी डे रेदर देन, क्योंकि क्लास तो हमारी वीकेंड वीकेंड रहेगी, बट प्रेफरेबली इफ यू कैन स्पेंड 1 आवर एट लीस्ट ऑफ लर्निंग एंड डूइंग योर प्रैक्टिकल्स। क्योंकि एक बार आपका कोई लैब करने से भी, जैसे हमने लेट्स से एक चीज यहाँ बिल्ड की, उसमें सर्वर चलाए,
उनके आगे लोड बैलेंसर चलाए, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल्स हम करेंगे। तो वो वाला चीज आप अगर एक बार करके देखोगे ना, कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो आपके पूरे तरीके से वो कंसेप्ट एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब आप लैब, अभी तो लैब आज स्टार्ट नहीं होगी, आज या कल में हम पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखते हुए चलेंगे। व्हेन द लैब स्टार्ट्स आई वुड एनकरेज कि आप दो तीन चार, जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार सेम लैब्स परफॉर्म कर सको। लैब्स कैसे परफॉर्म होंगी, कहाँ की जाएंगी लैब? एज यू नो, AWS इज अ क्लाउड। ओके, Amazon Web Services प्रोवाइड्स यू सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज। नहीं पता तो विल डिस्कस व्हाट इज अ क्लाउड। आई विल नॉट एज्यूम कि क्लाउड के बारे में आपको कुछ भी पता है। क्लाउड विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट इसका आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने AWS वालों का ही यूज करना है टू डू प्रैक्टिकल्स। So I will be having my own AWS account and I will tell you how to create your own AWS account और कहाँ पे आप लैब कर सकते हो खुद। तो I would recommend कि आप लैब वहाँ अपने हिसाब से परफॉर्म करो। एंड कोशिश करना कि आप ट्रेनिंग में मेरे से पीछे चलो, मेरे से आगे मत भागना। जो चीजें मैंने नहीं कराई हो वो मत करना। रीजन बीइंग, जब आप AWS पे लैब्स परफॉर्म करोगे, देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर फ्री बट इन लिमिट्स। ओके, फ्री डजंट मीन कि कुछ भी करो। फ्री मीन्स कि एक सर्टेन लिमिट तक कुछ चीजें फ्री हैं, और अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हो देन यू विल बी बिल्ड फॉर दैट। आपका खुद का अपना AWS अकाउंट होगा, उसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फीड होगा, उसकी बिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। इफ इन केस यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, तो आपका AWS का बिल मंथली 10 रुपए 20 रुपए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। मंथली कह रहा हूं मैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे से आगे मत भागना, क्योंकि आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कौन सी चीजें हैं जिनका आउट ऑफ फ्री टियर होता है। चीजें आउट ऑफ फ्री टियर मतलब वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ नंबर ऑफ आवर्स आप सर्वर चला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। बट इट्स लिमिटेड। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कितने भी CPU कोर असाइंड मैं मशीन चलाऊंगा, हैवी मशीन, तो वो भी फ्री होगी, नहीं। सो जब मैं प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलूंगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। प्रेफरेबली जब आप लैब करो, लैब पैरेलली मत करना मेरे साथ साथ। मतलब आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल थिंक कि क्या करेंगे जी, एक मॉनिटर लगा लेंगे साइड में, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँगा, वहाँ पे आप साथ में लैपटॉप के साथ लगा के उसमें लैब परफॉर्म करोगे। साथ साथ में लैब मत करना, क्योंकि अगेन फिर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कुछ बातें सुनोगे कुछ नहीं सुनोगे। आई वुड एनकरेज, जो मेरे पास भी फीडबैक आया है, बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप सेपरेटली अपनी लैब करने के लिए टाइम निकालो। और उस वक्त आप वीडियो चला सकते हो, मे बी मोबाइल पे वीडियो चला दिया और साथ में आप लैब परफॉर्म कर रहे हो। बट वाई आई एम सेइंग कि मेरे साथ साथ मत करना, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कोई चीज दिखाऊं कि यार ये बटन है, ये बटन को ऐसे नहीं दबाना है, इसके साथ ये ऑप्शन चार सिलेक्ट करने हैं, फिर ये दबाना है, और आपने पहले ही बटन दबा दिया, तो देर कैन बी चांसेस जहां आप फालतू में अननेसेसरी बिलिंग करवाओगे अपनी। बट इफ यू स्पेंड सफिशिएंट टाइम लिसनिंग टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो आपकी बिलिंग 0 या 10-20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए मंथली। बाकी इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग जो आपका लैब में सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा आ सकता है वो है डोमेन परचेज करने। कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनके लिए आपको कोई डोमेन रिक्वायर्ड होगा। तो डोमेन परचेज करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू। मेरे पास मेरा डोमेन है एक, जिसको लेके मैं प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बट इफ इन केस यू डोंट वांट टू परचेज द डोमेन, तो वो कुछ आई वुड से अराउंड 10% ऑफ द प्रैक्टिकल्स यू कैन लीव, इफ इन केस यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन परचेजिंग अ डोमेन। बट इतना कोई महंगा भी नहीं है। आई थिंक 200 रुपये के अप्रॉक्स आपका खर्चा होना चाहिए कोई डोमेन परचेज करने का। तो इट शुड नॉट बी सुपर कोई हाई। तो इफ इन केस वो वाले प्रैक्टिकल्स आप स्किप करना चाहते हो, यू कैन स्किप दैट। अगर आप लैब पे खर्चा 200 रुपये का नहीं करना चाहते अपना, तो 200-250 रुपये, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं हो। तो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। आई डोंट माइंड यू इंटरप्टिंग मी इन एनी वे। वैसे चैट मेरे पास दूसरे स्क्रीन में खुली रहती है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में दिमाग में है, आप चैट में लिख सकते हो। सर खुद आप सर ये खुद अपन परचेज कर सकते हैं क्या ऑनलाइन पे, ये अब ये लैब के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्लाउड पे? नहीं, आपको सेपरेटली मेरे से या iMeritus से कुछ परचेज नहीं करना है। हम खुद परचेज कर सकते हैं क्या कुछ प्रैक्टिस के लिए? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, देखो ऐसा है
कि आप अपना अकाउंट सेपरेटली साइन अप करोगे, वो आपका अकाउंट रहेगा, जस्ट लाइक आई हैव माई ओन। जब कंपनी में भी आप काम करते हो तो व्हाट हैपेंस इज यू गो टू AWS अकाउंट, जो कंपनी ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए होंगे उसके हिसाब से आप वहां पे लॉग इन करके वहीं से मैनेज करते हो। तो जो लुक एंड फील आपकी जॉब पे रहने वाली है और जो लुक एंड फील यहाँ लैब में रहने वाली है वो सेम रहेगी। तो इफ यू गो टू aws.amazon.com, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मान लो कोई छोटा बिजनेस आज स्टार्ट कर रहा हो और क्लाउड यूज करना चाहे, वो भी अपना अकाउंट ही बनाएगा और इसको यूज करेगा। और अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो वो साइन इन करेंगे। सिमिलर वे में आज आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट साइन अप वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी, मतलब देर आर अ फ्यू स्टेप्स दैट यू गो थ्रू, 6 7 स्टेप्स हैं। ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा, मोबाइल नंबर से OTP मंगा के वेरीफाई करेगा, 1 रुपए की कई बार या 2 रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं ये जो, टू वैलिडेट योर कार्ड एंड मेक यू साइन अप फॉर। तो आपका अपना AWS अकाउंट रहेगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी करते हो तो उसकी बिलिंग आपको उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली आएगी। जितनी हमें इस क्लास के लिए रिक्वायर्ड है लैब्स करने के लिए, उसमें आपको कुछ भी ऐसा खास बिलिंग वाला नहीं चाहिए होगा। आई विल शो यू इन सम टाइम। मैं अपने AWS अकाउंट पे लॉग इन करूंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मेरी हिस्टोरिकल बिलिंग क्या है। मैं ज्यादा क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैं अपने भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करता हूँ। तो और प्लस एट द सेम टाइम मेरा अकाउंट पुराना हो चुका है इतना कि उसमें फ्री टेयर वाला मामला नहीं बचा है। जैसे एक्चुअली व्हेन यू क्रिएट योर AWS अकाउंट, तो दे गिव यू सर्टन थिंग्स फ्री फॉर अ ईयर। so if you look at this, account sign up straight forward ऐसा ही है, but what they do is they give you certain things for free। जैसे आगे बात करेंगे EC2 क्या होता है, जैसे S3 स्टोरेज होती है, तो 5 GB की स्टोरेज फ्री दे रहे हैं आपको। इनमें से कुछ 12 महीने फ्री हैं, तो वो आपको 12 महीने बाद अगर आप उनको यूज करोगे तो वो चार्जेबल रहेंगी। और कुछ चीजें हमेशा फ्री हैं, जैसे 1 मिलियन AWS लैम्डा रिक्वेस्ट आर ऑलवेज फ्री। देर आर सर्टन जो ट्रायल्स पे अवेलेबल हैं, जैसे चलाने को आप कुछ चीजों के देखोगे तो जैसे सेज मेकर है कोई, उसका 2 मंथ्स का ट्रायल है, ऐप स्ट्रीम 40 आवर्स ट्रायल है, अलग अलग हैं जिनके वो फ्री ट्रायल भी आपको देते रहते हैं। तो आप, आई होप क्लियर हो गया होगा, आपका अपना AWS अकाउंट रहेगा, मेरा अपना AWS अकाउंट रहेगा। तो वट एवर यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू और अ सर्विस दैट यू वॉन्ट टू यूज, वो सब आपके हिसाब से सेपरेट ही रहने वाली है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सो लेट्स डिस्कस कि हम कंटेंट क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, एंड क्या क्या सर्टिफिकेशन एग्जाम्स AWS ऑफर करता है जिनको आप दे सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूंगा यहाँ पे, बट जिन चीज़ों की मैं इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ, आई एम हार्डली डिस्कसिंग इट फॉर 1 to 2 minutes, वेर एज वो टॉपिक्स हमने कई 2 2 घंटे डिस्कस करने। परेशान मत हो जाना, ये वाली ओवरव्यू सुन सुन के मैं आपको असल में थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चलूंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो कि क्या हम ये पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे, वो आप पूछ सकते हो मेरे से। सो विल स्टार्ट विद AWS ओवरव्यू। एक्चुअली इससे पहले हम थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कहाँ से आया, कैसे यूज होता है एंड ऑल। एंड देन वी विल बी लुकिंग एट IAM। एक सर्विस है ये, जैसे हमारे पास कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे होंगे कंपनी का, तो उसके लिए अलग अलग यूजर्स लगेंगे। वो यूजर्स आप कहाँ बनाओगे? वो आप IAM में बनाते हो। तो जैसे हम सपोज बात करते हैं कि हमने एक कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, नेटवर्क है, राउटिंग है, ट्रैफिक वगैरह सारा कुछ मूव करवा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है हमारे पास 2 लोग हों जो वेब सर्वर संभाल रहे हों, एक बंदा हो जो डेटाबेस संभाल रहा हो। अब इन सारे लोगों के लिए आप क्या करोगे? आप सेपरेट AWS अकाउंट्स नहीं बनाओगे, इन सब के लिए आप IAM अकाउंट्स बनाते हो जो रहेंगे विद इन दिस AWS अकाउंट। व्हाट्स द बेनिफिट? द बेनिफिट इज दैट सारे लोग शेयर्ड एक्सेस रख सकते हैं उन सारे रिसोर्सेज का जो AWS में चल रहे हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम यहाँ पे सफिशिएंट प्रिविलेजेस दे सकते हैं एज पर द एम्प्लॉयज जॉब रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा कोई डेटाबेस वाला पर्सन है, इस बंदे को हमें डेटाबेस की सर्विसेज का AWS में एक्सेस देना है, वी कैन गिव दैट। एंड मे बी
इसका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, तो नेटवर्क से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका एक्सेस हम इसे ना दें. सो वी कैन क्रिएट यूजर्स, वी कैन असाइन privileges to the users here in IAM. Further हम देखेंगे एक सर्विस कॉल्ड EC2. EC2 क्या है? EC2 stands for Elastic. Okay, so EC2 stands for Elastic Compute Cloud. So Elastic Compute Cloud की सर्विस है. इसमें हम करते क्या है? EC2 में हम सर्वर्स रन करते हैं, वर्चुअल मशीन्स रन करते हैं इन द क्लाउड. जैसे सपोज करते हैं हमें वेब सर्वर बनाना है, तो हमें एक लिनक्स सर्वर चलाना होगा. उस लिनक्स सर्वर को चलाने के लिए हम वहां पे जो मशीन रन करेंगे वो कहाँ होगी? EC2 की सर्विस में. देन आपके पास जो यहाँ पे मशीन्स हैं उन्हीं में हो सकता हम किसी और चीज के लिए भी मशीन्स रन करें. उनमें अलग अलग रिसोर्सेज हम एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कितने CPU कोर्स देने हैं, कितनी रैम एलोकेट करनी है, ये सारा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. और डिटेल्ड है बहुत, इस पे हम आराम से 6-7 घंटे लगाने वाले हैं. तो EC2 वाली सर्विस को यूज करके वी विल बी रनिंग different servers into AWS. Then there is the service of VPC. VPC वाली सर्विस जो है आपकी नेटवर्क से रिलेटेड सर्विस है. जैसे यहाँ पे भी जब हम सर्वर्स रन करेंगे AWS में, देन वी नीड टू स्पेसिफाई, हम उनको IP एड्रेस देंगे. जैसे हम बोलें कि दो अ, हमारे वो हैं सर्वर्स हैं, तो उनमें हम आपस में क्या कम्युनिकेशन करने देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, परमिट डिनाई, इस तरह के हम चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं. तो वो सब चीज़ें इस पे भी हम अप्रॉक्स 5-6 आवर्स ज़्यादा ही लगाने वाले हैं. वी विल बी डिसाइडिंग, यहाँ पे भी राउटिंग होती है ट्रैफिक मूव करने के लिए, और यहाँ पे आपको असल में ये यूटिलाइज होगी चीज़ें कौन सी, जहाँ TCP UDP IP जो मैं आपको बोल रहा था फंडामेंटल्स, आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता होंगे, वो आपके यहाँ पे यूटिलाइज होंगे. देन वी विल बी लुकिंग एट द सर्विस ऑफ S3. S3 इज द सर्विस ऑफ सिंपल स्टोरेज सर्विस. सिंपल स्टोरेज सर्विस किस लिए यूज करते हैं? कई बार जो एप्लीकेशन हम बिल्ड कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन हमने उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमें होस्ट करने होंगे. ऑब्जेक्ट्स होस्ट करना मतलब, जैसे सपोज करते हैं हम कोई गाना सुनाने वाली एप्लीकेशंस जैसे होती हैं, या स्पॉटिफाई या इस तरह की कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं. अब लोग गाने सुनेंगे, वो गाने हम होस्ट कहाँ रखेंगे? ठीक है, वो ऑडियो फाइल्स कहाँ रहेंगी? वो ऑडियो फाइल्स रहती हैं आपकी S3 में. या जैसे आप ट्रेनोनिक की ऐप यूज करोगे बैकएंड पे, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में होस्टेड है. तो जब आप ये वीडियो स्ट्रीम करके देख रहे होंगे एट रिकॉर्डिंग टाइम, तो वो वीडियो अगेन कहाँ से आप देख रहे होंगे? वो वीडियो होस्टेड होगा S3 में. तो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइल्स, टू पुट इट सिंपली, ये आप होस्ट कहाँ कर सकते हो? S3 में. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ फाइल, इट कुड बी अ PDF फाइल, इट कुड बी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस, ये सब हम यहाँ होस्ट करके रख सकते. देन देर इज Route 53. Route 53 इज द सर्विस जो आपकी रिलेटेड टू है DNS, बिकॉज ऑन इंटरनेट वी यूज दीज नेम्स, बट वी आर जस्ट हैविंग दीज नेम्स विच आर यूजलेस एक्चुअली. मतलब पैकेट जब हम एक्चुअली भेजते हैं तो उसमें IP एड्रेस होता है, ना कि नाम. ओके, देर इज अ सोर्स IP एंड देर इज अ डेस्टिनेशन IP एंड ऑल दैट. तो जब आप नाम डालते हो, जैसे ब्राउजर में आप लिखते हो google.com या imerita.com, तो उस नाम को हम IP एड्रेस में रिजॉल्व करते हैं. तो उससे रिलेटेड सर्विस है Route 53. एंड Route 53 में मैं जैसे आपसे कह रहा था कि आपको डोमेन परचेज करके इसके कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो ये वाले हैं. इफ इन केस यू डोंट वांट टू परफॉर्म दीज प्रैक्टिकल्स, तो आप डोमेन परचेज करने का काम स्किप कर सकते हैं. नाउ देर इज ऑटो स्केलिंग. एंड ऑटो स्केलिंग इज एक्चुअली जो हमारा क्लाउड का एक मेन फायदा है. जैसे आप कोई भी रिसोर्स, लेट से यहाँ वेब सर्वर रन कर रहे हैं, अब इसमें रिसोर्सेज डालोगे, इसमें CPU कोर्स डालने, मान लो 4 CPU कोर डाले हमने, रैम डाली, रैम लेट से 16 GB डाल, अब ये रन कर रहे हैं. बट अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हमारी इस होस्टेड एप्लीकेशन को आएंगी, तो क्या होगा? इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा. एंड एट दैट टाइम यू माइट वांट टू एक्सपैंड ऑन द रिसोर्सेज दैट यू हैव फॉर दिस होस्टेड एप्लीकेशन. तो आप क्या कर सकते? आप एक और सर्वर चला सकते हो. अब स्केलिंग होती क्या है?
या जैसे हम स्केलेबिलिटी की बात भी करते हैं कई चीजों को लेके, स्केलेबिलिटी इज अबाउट मेकिंग श्योर कि हमारे पास रिसोर्सेज हों टू एक्सपैंड। ऑटो स्केलिंग यहाँ क्या होता है, जैसे हम इसके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखने वाले हैं। जैसे लेट्स से इसका यूटिलाइजेशन बढ़ा और ज्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, देन हम क्या करेंगे, अपने आप इसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे लेट्स से हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को ट्रैक कर रहे हैं, और सीपीयू यूटिलाइजेशन को हम ट्रैक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर 70% से ऊपर हो या 80% से ऊपर हो, इट डिपेंड्स ऑन अस while configuring. So what we can do is we can tell AWS infrastructure with auto scaling configuration to expand and add more servers अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अक्रॉस यूटिलाइजेशन इतना परसेंटेज से हाई है। तो ऑटो स्केलिंग इज अबाउट ऑटोमेटिकली स्केलिंग अप, मतलब वी एज अ इंजीनियर आर नॉट सिटिंग देयर एंड वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज को मॉनिटर करके ना, कि मैन्युअली हम चला रहे हो। मैन्युअल स्केलिंग भी की जा सकती है, बट in case of manual scaling somebody has to sit there and do this, whereas जो आपका स्केलेबिलिटी का ऑटो स्केलिंग वाला सॉल्यूशन है, ये अपने आप रिसोर्सेज ऐड करेगा। ये हम करके देखेंगे। और अगर लेट से अब यूसेज डाउन आ गई, ठीक है, अब रिक्वेस्ट्स कम हो गई हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाली, तो it also scales down things. It will remove and run fewer machines because यहाँ होता क्या है कि जितनी ज्यादा मशीन्स आप चलाओगे उसके हिसाब से बिलिंग ज्यादा होगी। इफ यू रन फ्यूअर मशीन्स देन यू आर हैविंग लेसर बिलिंग। तो अगर रिक्वेस्ट कम है तो इट कैन ऑल्सो स्केल डाउन, ये नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करना और डिक्रीज करना दोनों कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। बाकी मोर ऑन दिस व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल्स। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लोड बैलेंसिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट। जैसे आप जाके कोई वेबसाइट खोलते हो जो हैवीली यूज्ड, ओके, लेट्स से आप खोल रहे हो समथिंग लाइक google.com। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि गूगल वाले एक सर्वर लगा के बैठेंगे पूरी दुनिया के लिए, ये जितने भी रिक्वेस्ट हैं एक ही सर्वर। सो व्हाट दे विल डू इज बेसिकली दे विल रन मल्टीपल मशीन। अब इसमें ट्रैफिक इन मशीन्स पे डायरेक्टली नहीं भेजा जाता है। दिस हैपन्स इन एनी डेटा सेंटर और इन क्लाउड एनवायरनमेंट। आप इसके आगे एक लोड बैलेंसर लगाते हो। ट्रैफिक इंटरनेट से जब आपके सर्वर्स पे आता है तो वो इस लोड बैलेंसर पे आएगा। लोड बैलेंसर से वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अक्रॉस दीज मशीन्स। नाउ व्हाट्स द बेनिफिट हियर? द बेनिफिट इज दैट अगर मान लो आपकी ये मशीन खराब हो गई, लेट्स से कुछ भी इशू रहा, हैंग हो गई मशीन, इशू क्रिएट हो गया, ये मशीन बंद हो गई, तो हमारा लोड बैलेंसर इसकी तरफ ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। और ये भी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है। ये थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग बहुत सारी हम चीजें देखने वाली हैं ऐसे। यहाँ पे ये इस पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा, तो एंड यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि देर देर वाज सम काइंड ऑफ एन आउटेज एंड दैट दिस थिंग वेंट डाउन। एंड एट द सेम टाइम और चीजें यहाँ ऐसी हैं, जैसे अगर हम कई बार मैन्युअली भी इसको रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम मे बी मेंटेनेंस एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स हैं, पैचेस हैं, वो सब करना चाहते हैं, तो वो सब भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और लोड बैलेंसर उतनी देर में इसको रिसोर्सेस को इस पे ट्रैफिक नहीं भेजेगा। एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन add the resources, remove the resources. That's what load balancing does. The elastic part, even elastic word यहाँ पे भी था। इलास्टिक वर्ड यहाँ बार बार, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड था यहाँ पे EC2। इलास्टिक वर्ड का मेन पर्पस यहाँ ये बताने की बात है आपको, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज एक्सपेंडेबल हैं। जैसे आपका जो भी इलास्टिक होता है, इलास्टिक कैंट एक्सपैंड, राइट? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर की भी एक लिमिट होती है ना। इफ यू रन द इलास्टिक लोड बैलेंसर हियर, you can handle varied variety of load in your application without worrying too much about scaling up the load balancer. Then हमने databases से related discuss करना है यहाँ पे। We have to discuss things related to CloudFront. CloudFront अब थोड़ा मुश्किल होगा अभी summarized way में explain करना। Then we have to discuss different key services like Lambda we'll discuss, then we'll be discussing SNS, SQS, छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज हैं, CloudWatch है। वीपीएन ऑफिशियली कंटेंट में तो नहीं है, बट वी विल बी डिस्कसिंग दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम क्लाउड के साथ वीपीएन बना के हमारे
सॉल्यूशंस को कैसे रन कर सकते हैं. सो वी विल बी डूइंग ऑल्सो अ प्रैक्टिकल ऑफ दिस. सो दैट्स काइंड ऑफ द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी विल बी डूइंग थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग. कोई आपका क्वेश्चन हो कि ये वाली चीज कवर होगी क्या, या कोई आपकी एक्सपेक्टेशन हो, अगर वो कोई पूछना हो, you can ask. Fine, I'll then discuss what are the different AWS certifications that are available here. Now, from the certifications exam point of view, अगर आपको एग्जाम देने का मन हो to get a certification from AWS, उसमें आपके पास अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने अलग अलग चीजें रखी हैं. जैसे देर इज AWS Cloud Practitioner. This is kind of the most foundational level certification that AWS offers. But मोस्टली इंडिया में इसको करने का पता नहीं क्यों रिवाज नहीं है. मतलब दिस इज काइंड ऑफ लाइक, आई वुड से हाफ और मे बी हाफ ऑफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. ओके, इन्होंने 3 लेवल्स बना रखे हैं. फाउंडेशनल, फाउंडेशन में कुछ खास नहीं है. एसोसिएट, प्रोफेशनल और स्पेशलिटी. तो एसोसिएट जो आप देखोगे, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, हाँ ये हम पढ़ रहे हैं. बाकी एसोसिएट लेवल पे और भी चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन पढ़ना चाह रहा है उसे. जैसे डेवलपर्स के लिए डेवलपर एसोसिएट बना रखा है. नाउ व्हाट हैपेंस विद क्लाउड प्रैक्टिशनर इज, ये हमारा ऑलरेडी कवर हो जाएगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. एंड हम थोड़ा जो फंडामेंटल्स क्लाउड के कवर करते हुए चलेंगे आज, उनमें अपने आप इसका पार्ट कवर हो जाएगा. तो आपको इसको सेपरेटली देखने की जरूरत नहीं है. सर्टिफिकेशन एग्जाम आप जो भी देना चाहो वो डायरेक्टली दे सकते हो. if you feel like you are prepared for solution architect professional, you can give this certification exam directly as well. मतलब ऐसा नहीं है कि cloud practitioner देना जरूरी है before solution architect associate. Then this is where most people start their journey into cloud. और जो इसमें डिस्कस होने वाला है वो हम ऑलरेडी इसमें करेंगे. इसके बाद लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं कभी. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल यू आर हैविंग. लेट्स से यू आर मोर इनटू नेटवर्किंग साइड, you may go for advanced networking specialty. But what I'm trying to say is, it's not like everybody has to do all the certifications. It's actually more or less dependent on the job role that you are in. जैसे अगर हम AWS certifications सर्च करें, तो आप यहाँ क्या देखोगे कि ये जो आपका AWS के सर्टिफिकेशन पाथ हैं, इन्होंने क्लाउड प्रैक्टिशनर बनाए हुए हैं. जैसे ये अभी सबको एआई का शौक चढ़ गया है, सारे लोग एआई एआई लिख रहे हैं, तो ये भी ले आए हैं एआई प्रैक्टिशनर. बट दिस वाज नॉट हियर, आई थिंक 2-3 महीने पहले तो नहीं था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बड़ा रिसेंटली ही आया. दे हैव दिस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, डेवलपर एसोसिएट. बट देख रहे हो ये जॉब रोल बेसिस पे है. मतलब जैसे दिस इज मोर फोकस टुवर्ड डेवलपर्स. तो अगर कोई डेवलपर एसोसिएट करता है, तो देन इट इज एज्यूम्ड दैट दे नो डेवलपमेंट, दे नो कोडिंग एंड various of those developer related stuff. Whereas solution architect associate is not like that. जैसे अगर आप इसको देखोगे, this exam does not require deep hands-on coding experience, although familiarity with programming would be an advantage. But आप ये मान के चलो वो जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ नहीं चाहिए. आप $150 का एग्जाम है, प्लस जीएसटी पड़ जाएगा आपको 18%. तो थोड़ा सा एग्जाम प्राइसिंग वाइज वो ध्यान में रखना. भारत सरकार को भी पैसे देने होते हैं, ऐसे नहीं खाली AWS वाले लेंगे. 130 मिनट का एग्जाम है एंड 65 क्वेश्चन रहते हैं. एग्जाम निकालना, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई फाइंड दीज सर्टिफिकेशंस इजियर टू क्रैक. मेरा ऐसा मानना है. मैंने अलग अलग सर्टिफिकेशन एग्जाम्स दिए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये बड़ा ही इजी सर्टिफिकेशन एग्जाम लगता है. मतलब इनफैक्ट आई थिंक कि इसमें सर्टिफिकेशन एग्जाम में बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत अभी AWS को है. मतलब इफ यू आर जस्ट गुड एट क्रैमिंग स्टफ, आई थिंक तब भी ये एग्जाम निकल जाता है. तो मतलब ऐसा होता है ना, एक क्या चीज मिसिंग है, अगर आप मेरी बात सुनना चाहोगे उस बारे में, तो देर आर नो डीप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहां ना किसी बंदे को कुछ करके दिखाना हो एग्जाम में, टू शो देयर एक्सपीरियंशियल नॉलेज. जैसे CCNA का सर्टिफिकेशन एग्जाम देते हैं लोग, या कई और रेड हैट के सर्टिफिकेशन एग्जाम्स देते हैं, तो वहां पे आपको कुछ करना होता है. अगर आप वो नहीं करोगे, लैब्स काइंड ऑफ, तो आप अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप रटने में, फैक्ट याद रखने में शेर हो, तो एग्जाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है.
ट्रू फॉल्स ABCD मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जगहों पे दे ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट रियलिस्टिक बाय इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ थिंग्स एंड आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज, बट स्टिल आई थिंक उतना हैवी लेवल नहीं है एग्जाम्स का। एग्जाम निकालने आसान है। दिस इज एन आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैंडिडेट्स विद AWS क्लाउड और स्ट्रॉन्ग ऑन प्रेमिसेस IT एक्सपीरियंसेस। सो इट इज एज्यूम्ड, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि आपको थोड़ा बहुत IT के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि आपको IT के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता सर्वर क्या होता है, IP क्या होता है, एंड देन आप डायरेक्टली इस पे जंप करोगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है। देन मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियर, अलग अलग ये देखोगे, ये सब जॉब रोल्स के हिसाब से इन्होंने बना रखे हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के बाद प्रोफेशनल है, जो कुछ लोग करते हैं। बट प्रोफेशनल आई हैव फाउंड बहुत कम पार्ट इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। दिस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इज वे मच मोर प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन ओरिएंटेड कंपेयर टू सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। यहाँ फिर ज्यादा डिजाइन की बातें और ये सब बातें होती हैं कि कैसे चीजें करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस होती हैं, काफी थ्योरी है। एंड अगेन इसका भी अपना सर्टिफिकेशन एग्जाम है, विच आई थिंक इज इक्वली इजी। इसमें भी आपके पास क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, एग्जाम फीस भी थोड़ी ज्यादा है, बट दिस इज स्टिल नॉट हैविंग दोज प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, जहाँ वो करवाएं कुछ वैलिडेट कि आपको आता भी है कि पहले इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में रखा था ये। वैसे अल्टीमेटली आना इनको इंग्लिश में ही पड़ेगा, बट अब ये धीरे धीरे लैंग्वेजेस भी बंद कर रहे हैं कुछ कुछ। इट बिकम्स हार्ड टू एक्चुअली हैव योर एग्जाम इन मल्टीपल लैंग्वेज। Now, there are things like advanced networking specialty, security specialty, and depending upon your particular job role, you are going to explore things. जैसे आप ये एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी को देखोगे, दिस इज नॉट मेंट फॉर पीपल हु आर हैविंग नॉट मच आइडिया अबाउट नेटवर्किंग। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग टास्क विद 5 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आर्किटेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सोल्यूशन। अब ये 5 साल का जो एक्सपीरियंस बोल रहा है इम्प्लीमेंट करने का और हैंड्स ऑन का, ये AWS का 5 साल का नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है 5 साल नेटवर्क कम से कम इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देख रखी है। और यहाँ देखोगे आप, कई चीजें नेटवर्क से रिलेटेड हैं सीधी, IPVPN, MPLS, VPLS, then there are things like web application firewall, IDS, DDoS, protection and all that। तो वो ये प्योरली नेटवर्क से रिलेटेड लोग करेंगे। Similarly, there is machine learning specialty, which is kind of attached with machine learning engineer, and then there is security specialty, which is focused more towards the cloud security। So सारी certifications आपको करने की जरूरत नहीं है। आई वुड रिकमेंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कर लेना, बहुत है अगर आपको रिज्यूम में लिखने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। आई वुड नॉट इवन रिकमेंड फालतू में प्रोफेशनल या एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी या कुछ भी और करो, until unless you start going into that direction, okay? Then company will be willing to sponsor your certification exam। फालतू में जेब से पैसे मत लगाओ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या क्या सर्टिफिकेशन हैं, एंड दीज आर मोर और लेस जॉब रोल बेस्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया था। नेटवर्किंग वाली स्लाइड वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है, आप देख लेना। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एज वेल। जब आप वो वीडियोस देखो, कीप अ नोट पैड और सम टेक्स्ट लिख लेना कहीं अपने हिसाब से, जो आपको क्वेश्चंस लगे कि इस वाले में ये क्यों बोला है, ऐसे क्या मतलब है वगैरह, यू कैन आस्क मी। सो आई विल स्किप नाउ दीज फर्स्ट स्लाइड नंबर 4 to 160 because these are all general network fundamentals and IT fundamentals related stuff। I will jump on to स्लाइड नंबर 161, जहां से हम क्लाउड कंप्यूटिंग वाला कंटेंट स्टार्ट करते हैं। नाउ, क्लाउड कंप्यूटिंग आया कहाँ से, इसकी बात करते हैं। बेसिकली अगर हमें, बिफोर आई इवन स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में, थोड़ा सा आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे अगर हमें आज एक वेबसाइट होस्ट करनी हो, व्हाट इज वन वे इज, हम एक सर्वर ले सकते हैं। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर ही है जिसमें CPU है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क कार्ड्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और हम उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ों का कंट्रोल, जो रिसोर्सेज हैं, अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन सारों का कंट्रोल इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाएगा। एंड देन जब आप कोई एप्लीकेशन रन करोगे, उसको इसमें से एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट
हो जाएगा। ओके। जैसे मे बी हमें 2 CPU कोर, 4 GB रैम देनी है इस मशीन में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में वो सारे रहेंगे। और इस जैसे लेट्स से ब्राउज़र चलाया हमने, एक्सेल चलाया, वर्ड चलाया, उसको सबसेट ऑफ रिसोर्सेज मिलते जाते हैं। ये कहानी थी पहले। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वर्चुअलाइजेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। विद टाइम वी बिल्ड समथिंग कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब आप क्या करते हो, आपके पास जो सीपीयू, रैम, स्टोरेज है, ये ज्यादा हो चुकी है इन मोस्ट केसेस इन नेटवर्क कार्ड। फाइव स्टोरेज, रैम, ये सब ज्यादा हो चुका है। ज्यादा इन द सेंस, जैसे एक टिपिकल सर्वर आप देखोगे उसमें कॉमनली आपको लेट्स से 80 CPU कोर्स मिल रहे हैं, 512 GB रैम मिल रही है। अब ये पूरी की पूरी किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस के लिए देना यूजलेस है, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज वो एलोकेट करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे एक चीज डालते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर मतलब हम इस पे VMware, रेड हैट के VMware का हाइपरवाइजर का सॉल्यूशन है, VMware ESXi, ये डाल सकते हो। ठीक है, रेड हैट KVM है, सिट्रिक्स है, मल्टीपल आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो वर्चुअलाइजेशन करने के लिए बने। अब ये हाइपरवाइजर है क्या, ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जैसे हम बोलें ये लैपटॉप वाली बात है, वर्चुअलाइजेशन यहाँ है। लैपटॉप में जैसे आप विंडोज डालते हो तो आपका फुल विंडोज को उस सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है ना, या लिनक्स डालोगे तो उसको मिल जाएगा। हाइपरवाइजर के केस में क्या कर रहे हो आप, उस फिजिकल सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो उसमें कंट्रोल आ गया इन सारे रिसोर्सेज का। और अब हम, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, आप इन रिसोर्सेज में से एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज एक वर्चुअल मशीन को दे रहे हैं। जैसे हमने एक VM1 बनाई, इसको हमने विंडोज, लिनक्स कुछ डाल दिया इस पे। देन हमने इसमें एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज डाले होंगे, जैसे मान लो इसमें हमने 4 CPU कोर और इस 512 GB में से 16 GB रैम इसको दे दी। हाँ, स्टोरेज दे दी, मान लो 100 GB दे दी स्टोरेज हमने इसको। तो पॉइंट ये है कि द मोर VMs यू रन हियर, यू आर एक्चुअली गिविंग रिसोर्सेज आउट ऑफ दीज। बेनिफिट क्या होता है इसका, वर्चुअलाइजेशन का? एक तो आपके एक फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल VMs चल पाए, और दूसरा आप इनको फ्लेक्सिबली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कल को आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लोड ज्यादा है, इसको CPU बढ़ाने हैं, रैम बढ़ानी है, विद अ क्लिक ऑफ बटन हम इस चीज को इंक्रीज कर सकते। अब जो ये विंडोज आपने रन की, इसकी ये एक वर्चुअल डिस्क होगी, एक फिजिकल डिस्क नहीं है सेपरेट। ये इसी स्टोरेज में से, इसी SSD या हार्ड डिस्क में से एक स्टोरेज हमने थोड़ी सी पार्ट दे दी है इसको, इसीलिए हम इसे वर्चुअल कह रहे हैं। इसका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी क्या होगा, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। जैसे वैसे तो बेटर सॉल्यूशंस हैं, मैं ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ बस आपको, जस्ट सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। क्योंकि जब मैं क्लाउड में वर्चुअल डिस्क की बात करूँ तो ऐसा ना हो आप बोलो वर्चुअल डिस्क कहाँ से आ गई भाई, फिजिकल डिस्क होती है। तो जैसे ये मेरे लैपटॉप पे VMware वर्कस्टेशन डाला हुआ है। वैसे VMware वर्कस्टेशन इज नॉट द हाइपरवाइजर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, VMware ESXi की बात कर रहा था। बट मैं आपको असल में ये बता रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में इसके रिसोर्सेज मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसकी रैम बढ़ा सकता हूँ, मैं इसके CPU बढ़ा सकता हूँ। कितने बढ़ा सकता हूँ, उतने ही बढ़ा सकता हूँ जितने मेरे पास रिसोर्सेज फिजिकली हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि रिसोर्सेज देते देते इसमें इतने रिसोर्सेज दे दो जो आपके पास फिजिकली भी एग्जिस्ट नहीं करते हो। नाउ मोस्ट डेटा सेंटर्स दीज डेज आर built on this technology of virtualization. Now, what's the benefit of this technology? The benefit is that आप अपनी विल के हिसाब से रिसोर्सेज किसी को एलोकेट कर सकते हो, किसी को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं ये मशीन दिखा रहा था आपको, इफ आई पावर इट ऑन, दिस इज टेकिंग अ फ्यू CPU एंड रैम रिसोर्सेज फ्रॉम माई लैपटॉप एंड बूटिंग एंड एज गुड एज अ सेपरेट फिजिकल मशीन। जैसे आप देखोगे, आई कैन लॉग इन टू दिस मशीन, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। मतलब जैसे ये सेपरेट फिजिकल मशीन है,
अब जैसे आपने देखा था इसमें 60 GB की स्टोरेज दे रखी थी हमने, तो ये देखो उसमें सी ड्राइव है जो 60 GB की है, कुछ सीपीयू कोर दे रखे थे। और आप इस मशीन को भी नॉर्मली सेपरेट वैसे ही चला सकते हो। इफ आई शट इट डाउन, आई एम नॉट शटिंग डाउन माई लैपटॉप। ओके, इफ आई गो हियर एंड लेट्स से सिलेक्ट शट डाउन, तो मैंने ये वर्चुअल मशीन बंद की है, ना कि मेरा पूरा लैपटॉप। और हम ज्यादा चाहिए रिसोर्सेज तो ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं इसको। जैसे अभी एज ऑफ नाउ इसमें एक नेटवर्क अडाप्टर है, ये सब फिजिकल नहीं है, ये सब वर्चुअल है। ओके, वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल डिस्क, virtual network adapter. If I click edit, I can add more resources to it. So if I click add, I can specify कि भाई मेरे को एक नेटवर्क अडाप्टर और दे दो इसमें। तो आप देखोगे दो नेटवर्क अडाप्टर हो गए इसमें। इफ आई से ऐड एंड से हार्ड डिस्क, तो ये आप बोलेगा बताओ हार्ड डिस्क कितने जीबी की देनी है। सो यू कैन से क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क एंड से कितने जीबी, मान लो 10 GB की हार्ड डिस्क देनी है, तो ये 10 GB की एक नई वर्चुअल डिस्क बना के इसको एलोकेट कर दे। तो आई होप आपको थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन का आइडिया क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम यहाँ क्लाउड में भी एडब्ल्यूएस में चीजें रन करेंगे, तो एट दैट टाइम अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग्स। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑन प्रेमिसेस हमारे पास अपने डेटा सेंटर में होता, उसकी जगह एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वाया प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। ये कहानी स्टार्ट असल में ऐसे हुई थी कि अमेजन वालों ने अपनी वेबसाइट रन करने के लिए, कौन सी, amazon.com रन करने के लिए, शॉपिंग वेबसाइट रन करने के लिए उन्होंने इंटरनली सोचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाएं अपना। दैट इज वेयर दे बिल्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर ओन वेबसाइट। उसमें उन्होंने कई चीजें सोची, जैसे मैं बात कर रहा था ऑटो स्केलिंग की, क्योंकि आपने देखा है कई बार ये अपनी वो सेल लॉन्च करते हैं तो बहुत सारा रिसोर्सेज का लोड आ जाता है उस वक्त, बाद में उन रिसोर्सेज की जरूरत उतनी नहीं होती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे, इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा और इंटरनली बनाया AWS, Amazon वेब सर्विसेज। दैट इज व्हेन दे रियलाइज्ड कि यार जैसे ये हमें जरूरत है वैसे ही हो सकता है और बिजनेसेस को भी सिमिलर रिक्वायरमेंट हो। तो उन्होंने इसके साथ अपना सोचा कि ये बाकी बिजनेसेस के लिए अवेलेबल करवाते हैं पब्लिकली। तो जैसे सपोज करते हैं आई वांट टू रन माय वेब सर्वर, आई कैन गो टू AWS, रन माय वेब सर्वर इन देयर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं उसका पे करूंगा इन। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस, आईटी सर्विसेज आप ले रहे हो। यू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स बिल्ट बाय दीज कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, AWS है, एंड यू पे फॉर व्हाट रिसोर्सेज यू यूटिलाइज। बट ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स काइंड ऑफ लाइक, rather देन बाइंग इक्विपमेंट एंड देन आप अपना पूरा डेटा सेंटर बिल्ड करो, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, वी आर रेंटिंग आईटी इंफ्रा फ्रॉम AWS फॉर होस्टिंग थिंग्स। ओके, बट दिस इज नॉट फॉर, जैसे लैपटॉप जैसी चीज नहीं है। यहाँ सर्वर्स रन करने हैं, आप बोल रहे हो कि यार कौन अपना डेटा सेंटर बनाएगा, हम इनसे ले लेंगे। और इसीलिए ये आपको यहाँ पे एक टर्म सुनने को मिलेगी क्लाउड के साथ, पे एज यू गो। पे एज यू गो मतलब जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करोगे, जैसे बिजली का बिल ज्यादा बड़ा आएगा अगर आप ज्यादा यूज करोगे, कम यूज करोगे तो कम आएगा। वैसा ही कुछ मामला यहाँ है। आपने सर्वर चलाए, ज्यादा नंबर ऑफ सर्वर्स चलाए तो बिल ज्यादा आएगा, कम नंबर ऑफ सर्वर्स चलाए तो बिल कम आएगा। ट्रेडिशनली आप क्या करते हो, ट्रेडिशनली आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते थे। मतलब जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑन प्रेम या ऑन प्रेमिसेस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें डेटा सेंटर बिल्ड करना है और उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करेंगे। व्हेन यू बिल्ड दिस डेटा सेंटर,
what you are doing is you are investing money upfront. मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने कई बार देखा है थोड़ा सा कि जो लोग जो लोगों ने ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशंस नहीं देख रखे होते, उनको कई बार लगता है क्लाउड इज द आंसर टू एवरीथिंग, विच आई वांट टू क्लैरिफाई एंड आई वांट कि आप थोड़ा सा कम से कम एक अनबाइस्ड वे में चलो. व्हाट आई मीन बाय अनबाइस्ड इज कि जैसे दिस इज द सेम थिंग, वो जो एक कॉमन डिबेट होता है ना, बाय वर्सेस रेंट, कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए. वही वाली बात कुछ यहाँ पे भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है. तो अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग मनी अप फ्रंट, बट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. मतलब आपको उसके बाद रेंट जैसा नहीं देना है, मतलब काइंड ऑफ लाइक पर आवर बिलिंग नहीं देनी है. जैसे हर सिचुएशन में घर खरीदना सही नहीं है या घर रेंट पे लेना ही सही नहीं है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप ऑन प्रेमिसेस वर्सेस क्लाउड की बात करोगे ना, ये वही वाली बात है, बाय वर्सेस रेंट. हर चीज में आई वॉन्ट यू टू हैव एटलीस्ट दिस इन योर माइंड, हर चीज में क्लाउड अच्छा नहीं है. इफ यू टेक इट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म commitments wise, many times it makes sense for a business to build their on premises infrastructure. थोड़ा सा ये मेरा मानना है कि इट डिपेंड्स ऑन केस बाय केस बेसिस. वरना आपको कई लोग जो जिन्होंने ये देखा नहीं है ना ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कुछ चीजें जो क्लाउड में होती हैं वो ऑन प्रेमिसेस में होती ही नहीं है. आई हैव सीन बोथ द साइड्स एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि both have their own advantages. In fact, I would say many companies have moved back in this direction. Okay, cloud से on premises भी गए हैं. So it all depends on the case, that the situational use case. क्लाउड का फायदा यह है, आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बोला पे एज यू गो वाली बात है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो जैसे किस चीज के लिए क्लाउड बहुत अच्छी चीज है, मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं. अगर कोई काम है जो आपका सीजनल है, सीजनल इन द सेंस, सपोज करते हैं हमारे पास जो हमारा वेबसाइट है, मान लो सपोज करते हैं हमारा गिफ्टिंग की वेबसाइट रन करते हैं. अब गिफ्टिंग की वेबसाइट पे सबसे ज्यादा लोड कब आएगा, लेट्स से पीपल ऑर्डर गिफ्ट फॉर अदर पीपल फ्रॉम आवर वेबसाइट. ऐसे में हमारा सबसे ज्यादा लोड आएगा मे बी दिवाली, न्यू ईयर, इस टाइम पे ना. अब ऐसे में सपोज करते हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बट फॉर सर्टन मंथ जहां हम ज्यादा सर्वर्स रन करना चाहेंगे, ताकि हमारे कस्टमर्स के लिए वेबसाइट खुले और ऑर्डर्स डिलीवर उनके प्रॉपरली ऑर्डर हो भी. वेयर एज मे बी इन मैनी अदर मंथ्स हमें उतनी रिक्वायरमेंट उतने ज्यादा सर्वर्स की नहीं है. तो अगर आप इस बिजनेस को लेट्स से क्लाउड पे रन करोगे और हम ग्राफ पे प्लॉट करें, यू कैन से बिलिंग, तो इट विल बी हाई इन सर्टन मंथ्स, इट विल बी लो इन सर्टन मंथ्स, ऐसा कुछ होगा. ऐसी टाइप की चीज को क्लाउड पे रन करना इजी है और बेटर है, क्योंकि अगर आप इसमें अपफ्रंट अपना इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठे हो, तो देखो डेटा सेंटर अगर हमने बिल्ड किया, ये तो हमने खर्चा कर ही डाला ना. अब चाहे आप यूज करो या ना करो, सर्वर तो ऑन रहेंगे रहेंगे. और आप किस हिसाब से बिल्ड करोगे इसको, आप उस हिसाब से बिल्ड करोगे जो वर्स्ट पॉसिबल डे वाले दिन लोड होगा, उसके हिसाब से ही आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डालोगे. आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बट अगर हमें कॉन्टिन्यूसली पता है कोई चीज रन होनी ही होनी है, इन मैनी सच केसेस इट मेक सेंस टू रन थिंग्स ऑन प्रेमिसेस. जैसे एक एग्जांपल मैं लोगों को ये पहले बोलता था, अब तो खैर नहीं बोलता, अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया. दैट आपको कैलकुलेटर चाहिए, मान लो टैक्स कैलकुलेट और ये सब करने के लिए ईयर एंड पे. एक है कि आपने कैलकुलेटर खरीद लिया, दूसरा है कि आप किराए पे ला रहे हो कैलकुलेटर और इस्तेमाल कर रहे हो, उतने दिन का किराया दे रहे हो जितने दिन आपको इस्तेमाल करना है.
ट्रेडिशनल अप्रोच का फायदा ये है, आप चूज कर सकते हो कौन से ब्रांड का कैलकुलेटर चाहिए। बट अगर सीजनल डिमांड है, इट डजंट मेक मच सेंस टू गो दिस वे, राइट? इट मेक्स मच मोर सेंस टू रेंट इट आउट। सो वही चीज एग्जाम्पल लिखी हुई है, दैट कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो, यू आर द सोल ओनर। जब मन आए तब यूज कर सकते हो। वेयर एज इफ यू यूज क्लाउड, you are actually depending on somebody else to make sure that the resources are available. Like I said, you need calculator for 1 month, बाकी टाइम आपका यूज नहीं हुआ। एंड एट द सेम टाइम सपोज करते हैं, अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सपोज हमने क्या किया, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया, डेटा सेंटर बिल्ड कर दिया। अब जब आप डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे हो, आपने सपोज, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस का कुछ पार्ट नहीं सक्सेसफुल रहता है, बिजनेसेस फेल, दे फाइल फॉर बैंक्रप्सी, दे मूव ऑन टू समथिंग एल्स। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो मे बी स्टार्ट किया बट ढंग से चला नहीं बाद में। इन दैट केस, अगर आपने अपफ्रंट पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपकी पैसे की हो जाएगी बर्बादी। तो अगर आप कोई चीज टेस्ट कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट हमें अभी श्योर नहीं है कि लोगों को चाहिए भी, लोग पे करेंगे हमारी सर्विस का, ऐसे में, या जैसे डिफरेंट स्टार्टअप्स कम एंड ट्राई टू मेक सम सर्विस अवेलेबल, उसके लिए क्लाउड बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो, कोई चीज सर्विस शुरू की, लोग नहीं यूज कर रहे, दे विल जस्ट स्टॉप द मशीन्स, पे द जो भी बिल आया है, एंड डन। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज का एक्सेस किसी को भी दे सकते हो। जैसे सपोज हमने अगर डेटा सेंटर बिल्ड किया, अब डेटा सेंटर बिल्ड करने के बाद सपोज हम ये डेटा सेंटर बिल्ड किया, या हमने ऑफिस खोला कोई, और वो ऑफिस अब हम क्लोज कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन। तो आपको ये इक्विपमेंट्स जो आपने खरीद रखे होंगे, ये फिजिकली मूव करवाने पड़ेंगे उस लोकेशन पे जहां पे आपका अब ऑफिस है। वेयर एज क्लाउड में आप कुछ नहीं मूव करवा रहे, क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के पास है। सो लाइक आई सेड, एडवांटेजेस कि आप उतना ही पे करोगे जितना आपको जरूरत है, नहीं चाहिए तो आप पे नहीं कर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अपकीप ऑफ द कैलकुलेटर, उसकी सिक्योरिटी। फायदा क्या है देखो क्लाउड का, यू हैव लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। समझ रहे हो ना, मतलब पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको बस चीजों को, यू कैन से कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ेगा। ऑपरेशनल एक्सपेंस मतलब जो हमारा मंथली खर्चा पानी है, वो बढ़ेगा, rather देन कि अपफ्रंट हम इन्वेस्टमेंट लगाएं। यू पे पर यूज, लाइक आई सेड, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिलिंग। अवेलेबिलिटी इन मिनट्स विद अ फ्यू क्लिक्स। मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक डेमो, सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो बेनिफिट ऑफ क्लाउड, मेरी, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक अनबायस्ड वे में सोचो कि दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं। नाउ, अगर हम डेटा सेंटर बिल्ड कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। डेटा सेंटर बिल्ड करते वक्त आप असल में थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा ओवर प्रोविजनिंग करोगे इसकी। क्यों? क्योंकि आपको जब भी रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, लेट से आपको, सपोज करते हैं एट पीक बिजनेस आवर्स 2 सर्वर लगते हैं, तो आप दो नहीं खरीदने चाहिए ना। आप थोड़ा सा फालतू लेके चलोगे कि इफ इन केस पीपल सेंड मोर रिक्वेस्ट, तो विद ये मैं बात कर रहा हूँ डेटा सेंटर बिल्ड करके अपना ऑन प्रेमिसेस चीज करने की। इन दैट केस ऐसा तो होगा नहीं ना कि जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि यार डिमांड बढ़ रही है, आई नीड मोर सर्वर्स, तो चलो क्या करते हैं, मोर सर्वर्स रन कर लेते हैं, राइट? सीधा नहीं होगा ना इतना। क्योंकि आप अगर कोई चीज खरीदोगे, सर्वर खरीदना एक लंबा प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू many things and then the server will be purchased, whereas इसमें टाइम लगेगा। सो
because you have to over provision the resources, you try to guess the capacity beforehand कि यार अच्छा लास्ट टाइम हमारे पास लोड इतना रहा था एप्लीकेशन का, सो दिस टाइम वी एक्सपेक्ट कि इतना लोड रहेगा, तो वी try to provision the resources accordingly. Now with cloud you don't have to do that. Why? लेट मी शो यू अ डेमो. आपने प्रैक्टिकल नहीं करना है अभी, और अभी इस चीज की चिंता भी मत करना कि मैं ये कैसे कर रहा हूं. मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लाउड की बात करता हूँ कई चीजों में, और मैं आपसे बोलूंगा कि हमने ऐसे किया या ऐसे चीजें हो सकती है, तो आई वॉन्ट यू टू रियली अंडरस्टैंड कि वो सब कैसे रियली पॉसिबल है. क्योंकि एक जो वो होता है ना, जब हम डेमो देख लेते हैं किसी चीज का, तो फिर हमें थोड़ा भरोसा ज्यादा हो जाता है उस चीज पे. तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, वंस यू लॉग इन टू AWS अकाउंट, आप भी अपना जब अकाउंट बना लोगे, तो जब आप लॉग इन करते हो तो आप यहाँ आते हो, एंड यू कैन सी पास्ट मंथ्स कॉस्ट फॉर मी. तो मेरा भी $1 का भी बिलिंग नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक आपका भी कुछ खास बिल आना चाहिए. प्लस एट द सेम टाइम मेरा वो 12 महीने तो कब के ओवर हो चुके हैं. मेरा ये कम से कम 3 साल पुराना तो अकाउंट है ये AWS का. तो जैसे जब हम बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी इन अ फ्यू मिनट, यू डोंट हैव टू गेस द कैपेसिटी बिफोर हैंड, तो हाउ इज दैट पॉसिबल. मैं जैसे EC2 की एक सर्विस होती है जहां हम जिसको यूज करते हैं सर्वर्स चलाने के लिए, और मैं बाद में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करेंगे कि ये क्या किया मैंने, वो क्या सिलेक्ट किया एंड ऑल दैट, तो बाद में बताऊंगा ये. बट अभी मैं जैसे फायदा क्या है क्लाउड का वो समझा रहा हूँ आपको. AWS वालों ने क्या किया हुआ है, अपना पूरे रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी जगहों पे रखे हुए हैं. जैसे इफ यू सर्च फॉर AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू विल बी एबल टू सी दैट दे हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इसे ये रीजन कहते हैं. जैसे ये जो रीजन है, ये इन्होंने अलग अलग बना रखे. तो जब मैं यहाँ इंस्टेंस कर रहा हूँ सिलेक्ट, एंड इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस लॉन्च इंस्टेंस, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लॉन्चिंग अ मशीन इन US नॉर्थ वर्जीनिया. ओके, ये यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया है US में, वहां पे आप मशीन लॉन्च करोगे. दिख रहा है ये एक छोटा सा गोला यहाँ, इसकी बात कर. नाउ इफ आई डोंट वांट टू लॉन्च माय सर्वर इन नॉर्थ वर्जीनिया, आई कैन सिलेक्ट मुंबई. पेज सेम दिखेगा आपको, बट अब हमारी मशीन कहाँ लॉन्च होगी, मुंबई में. नोटिस दिस, यहाँ URL बदल जाता है. यू कैन सी AP South 1 लिखा है ऊपर अब. एंड इफ आई गो हियर एंड सिलेक्ट नॉर्थ वर्जीनिया, देन देर इज US East 1. हर एक रीजन का इन्होंने एक नाम रखा हुआ है, US East 1, US East 2, AP South 1, जैसे हैदराबाद AP South 2 है, सो दैट कि आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ. मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया किया है, तो मैं US में मशीन चला रहा हूँ अपने. मेरा जब मैं यहाँ करूंगा, तो समझ रहे हो ना. देखो, ये इसका बेनिफिट है. जैसे सपोज करते हैं वी आर रनिंग अ कंपनी एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंडियन कस्टमर. लेट्स से हमारा काम जो है, हम जो भी चीज बना रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर इन US. तो जो भी चीज हम होस्ट करेंगे, हम कोशिश क्या करेंगे, उसको होस्ट करेंगे नजदीक में उस यूजर के, ताकि उसके लिए तेज खुले. तो rather than running things in Mumbai while sitting in India, we can run things in North Virginia. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड विद अ फ्यू क्लिक्स आप सिंगापुर चलाओ, सिडनी चलाओ, टोक्यो चलाओ, जहां चलाना है वहां चला सकते. ये मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ. देखो, अवेलेबिलिटी इन अ फ्यू मिनट्स विद अ फ्यू क्लिक्स वाली बात. मैं यहाँ एक सर्वर चलाऊंगा, उसको पब्लिकली अवेलेबल कराऊंगा, एंड जल्दी जल्दी करूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा अभी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे इसकी. आई एम जस्ट शोइंग यू दिस डेमो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या यहाँ कर सकते हैं. आई जस्ट गिव इट अ नेम. बट ये भी जो हम चला रहे हैं, जो इंस्टेंस है, ये एक वर्चुअल मशीन है. इट अलाउज यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, जैसे मैं आपको वर्चुअलाइजेशन का आइडिया दे रहा था, इसीलिए. तो मैं ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. बाकी देखोगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे CPU कोर्स दे सकते हो,
रैम दे सकते हो, ये अलग अलग मशीन्स के ऑप्शन बोले हुए हैं। जैसे अगर ये चलाएंगे तो 16 CPU कोर मिलेंगे, 32 GB रैम मिलेगी। बड़े बड़े ऑप्शन अवेलेबल, ज्यादा रैम वाले, ज्यादा सीपीयू वाले। मैं अभी छोटी सी एक मशीन चला रहा हूँ, 1 CPU कोर, 1 GB रैम। अभी सिलेक्ट मैं करता चलूंगा जल्दी जल्दी से, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू अननेसेसरली गेट टू मच इन्वॉल्व इनटू EC2। EC2 हम देखने वाले हैं बाद में। ये आपका ऐसी चीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं हम इसे, कि क्या चीज आ सकती है हमारी मशीन पे, क्या नहीं आ सकता, उसको हम परमिट डिनाई, डिनाई तो नहीं बट परमिट कर सकते हैं कौन सी चीज। आई विल जस्ट क्विकली गिव इट स्क्रिप्ट हेयर सो दैट ये जल्दी चले। लिनक्स बैश की एक स्क्रिप्ट दे देंगे इसको, जिससे इसमें जल्दी से वेब सर्वर बना दे। मैंने लॉन्च कर दी मशीन। इट विल टेक सम टाइम फॉर द मशीन टू बूट अप, बट while sitting here in India, we have launched a machine in US, and थोड़ा सा टाइम हमारी इस लिनक्स मशीन को बूट होने में लगेगा। एंड देन इट हैज अ आईपी। इफ वी ट्राई टू ओपन द पब्लिक आईपी, तो ये जो हमारी मशीन है इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, और ये हमारा वेब पेज, मैंने छोटा सा एक वेब पेज बना रखा है इसमें। दिस इज iMeta NV सर्वर टाइप का कुछ टेक्स्ट सा दिख जाएगा बस, उसमें ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो खुल जाएगा। सो इफ यू गो हियर एंड ट्राई टू ओपन दिस, सो यू कैन सी। एंड ये मैंने अपने लिए लाइव नहीं किया है, ये आप भी खोल सकते हो। आई पेस्ट दिस लिंक इन द चैट। आप भी अगर इस पे क्लिक करोगे, चैट में देख लेना, लिंक डाला है मैंने एक। तो ये हमने विद अ फ्यू क्लिक्स हमारा सर्वर, एक वर्चुअल मशीन हमने लाइव कर। एंड कल को हमें लगता है कि नहीं भाई, अभी तो हमने दे दिया एक सीपीयू को और 1 GB रैम, कल को हमें लगता है नहीं हमें बड़ा मशीन चलानी है, हमें ज्यादा सीपीयू और ज्यादा रैम वाली मशीन चलानी, वी कैन डू दैट एज वेल। यू अंडरस्टैंड अवेलेबिलिटी इन फ्यू मिनट्स एंड फ्यू क्लिक्स। अब ऑब्वियसली वेबसाइट अगर कोई बिल्ड कर रहा है तो वो बिल्ड करने में जो टाइम लगना है वो तो लगना ही लगना है, बट लाइव करने की बात कर रहे हैं उसको। सपोज वी हैव ऑल द कंटेंट एंड वी जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द सर्वर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अदर्स टू ओपन, वी कैन डू दैट। एंड वी डोंट हैव टू गेस द कैपेसिटी बिफोर हैंड, बिकॉज जब चाहिए होगा तब हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। वैसे तो तीन मेन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और GCP, बट इन तीनों में सबसे बड़ा प्लेयर AWS है। इट्स अ क्लियर लीडर इन प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज। एक्चुअली AWS वाले ही पहले ये कंसेप्ट लेके आए थे क्लाउड कंप्यूटिंग का। माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी गुड एट ऑलवेज कॉपिंग स्टफ हिस्टोरिकली। अगर ऑफिस के वेबसाइट पे हो, ऑफिस के लैपटॉप पे हो, तो शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हो ऐसे ही एरी गैरी वेबसाइट खोलने के लिए, तो दैट कुड बी एन इशू। भाई आर यू ऑन ऑफिस लैपटॉप? शायद वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, या पर्सनल पे हो। मोबाइल से खोल लो सीधा, या आईपी एड्रेस टाइप कर दो मोबाइल के ब्राउजर में, इट शुड ओपन। क्योंकि ये अर्जी फर्जी वेबसाइट ही बना रहे हैं ना हम तो। तो कई बार हो सकता हो चेक कर रहे हो, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी रखी हो। देर इज अ लॉट ऑफ ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज। ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज, सच में AWS में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, और सारे किसी को नहीं आते। सारे कोई बोल रहा है आपको, वो झूठ बोल रहा है कि मेरे को सारे आते हैं, अगर कोई ऐसा बोले। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चीजें यूज करते हैं। जैसे यहाँ सर्विसेज देखोगे, देर आर सर्विसेज फॉर एनालिटिक्स, तो कोई एनालिटिक्स का काम करता है तो वो इसको यूज करेगा। देर आर सर्विसेज फॉर ब्लॉकचेन, किसी को क्रिप्टो करेंसी या कुछ मैनेज ब्लॉकचेन वाले सॉल्यूशंस चाहिए हो तो वो इसके लिए यूज कर सकता है। बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूट, यू कैन सी वर्चुअल सर्विस इन क्लाउड, लाइट सेल, बहुत सारी चीजें हैं। कंटेनर्स चलाने हो, डेटाबेस चलाने हो, और अलग अलग टाइप की सर्विसेज। जैसे गेम डेवलपमेंट कर रहा है कोई, तो उसको अलग सर्विसेज चाहिए। जैसे कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, उसको अलग सर्विसेज चाहिए। कोई मीडिया सर्विसेज कर रहा है, उसको वीडियो प्रोसेसिंग करवानी है, उसके लिए अलग सर्विसेज, रोबोटिक्स। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, कौन पर्टिकुलर पर्सन कौन सी सर्विस को यूटिलाइज करेगा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस यूज केस। जैसे सेटेलाइट है, टू कम्युनिकेट विद सैटेलाइट्स दे हैव द ग्राउंड स्टेशन सर्विस, स्टोरेज की सर्विस। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें सर्विसेज
रखते हो। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कुछ सर्विसेज। जैसे यहाँ पे एक सर्विस है, AWS रिकॉग्निशन। अब ये सर्विस उनके लिए काम की है जिनको इमेजेस या वीडियोस में से कुछ एनालिटिक्स करने हो। जैसे इसमें आप देखोगे सेलिब्रिटी रिकॉग्निशन है, जैसे अपनी फोटो डाल देते हैं खुद ही। तो इस जेफ बेसोस, ठीक है। तो ये इस इमेज को चेक करके रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इसमें कौन सा बंदा है। ओके, इज एंडी जेसी, द करंट सीईओ ऑफ अमेजन। एंड आप फेस का कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे ये है, और हम लेट सपोज ये है, तो ये कंपेयर करके बोल रहा है कि भाई ये सेम नहीं है, ये दो अलग अलग बंदे हैं। या ये कर रहे हैं तो ये चेक कर रहा है कि ये कह रहा है 99% चांसेस हैं कि ये पर्सन सेम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब जिसको इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस एप्लीकेशन में, वो ये यूज करेगा। फेस लाइवनेस है, चेक दैट अ यूजर वेरीफाइड इज प्रेजेंट बिफोर कैमरा, नॉट अ स्पूफ अटैक। कोई प्रिंटेड वीडियो तो नहीं है। जैसे आजकल क्या केवाईसी करते हैं, यू नो, ऑनलाइन। तो आप अपने वेबकैम से कोई फोटो दिखा के किसी का, या कोई फेक वीडियो बना के वेरिफिकेशन करवा दो। तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। फेशियल एनालिसिस हो सकता है, जैसे देख रहे हो एज रेटिंग 24 to 30 years ओल्ड, अपेयर स्माइलिंग, अपेयर्स टू बी हैप्पी, वेयरिंग ग्लासेस। तो इस तरीके की अलग अलग सर्विसेज हैं जो ये यहाँ बिल्ड की हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ देर इज अ होल breadth ऑफ सर्विसेज, नॉट ऑल द सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर यूज केस। सिक्योरिटी, here AWS is providing you, which is a shared responsibility। shared responsibility किस हिसाब से? देखो, कुछ चीजें आपके ही कंट्रोल में हैं, और वो आपको ही देखनी पड़ेगी। जैसे अब मैंने सर्वर रन किया, मान लो इसका बड़ा ही अर्जी फर्जी सा सी यूजर नेम पासवर्ड मैंने रख दिया इस वर्चुअल मशीन का, इस इंस्टेंस का, और मान लो वो ही मैंने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, किसी के हाथ लग गया वो। तो उसमें AWS क्या सिक्योरिटी देगा? तो कुछ चीजें आप पे हैं। जैसे आप अगर इसको सारे कम्युनिकेशन के लिए सारे पोर्ट नंबर्स ओपन कर दो TCP UDP के, देन somebody कैन डू एन अटैक ऑन दिस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कॉन्फ़िगरिंग ऑन द मशीन। या जैसे अनऑथराइज्ड वे में हमारा हमने हर किसी को फुल प्रिविलेजेस दे रखे हैं क्लाउड में। तो किसी एम्प्लॉय ने टर्मिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया या स्टॉप कर दिया इंस्टेंस, तो वो उसमें AWS कुछ नहीं कर सकता ना, अगर कोई कर रहा है ऐसा। तो इसीलिए कुछ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी AWS देखेगा, और कुछ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी आपको देखना पड़ेगा। यू हैव गॉट कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपने देखा, हम अपने हिसाब से ज्यादा CPU, कम CPU, ज्यादा रैम, रिसोर्सेस वाइज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। रिलायबिलिटी है, काफी सारी चीजों में ये 99.99% आपको अप टाइम कमिट करते हैं। तो आपका डेटा क्लाउड में रखा है और वाइप हो गया, ऐसे चांसेस बहुत 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 ही कम है। इट्स इजी टू यूज, स्टिल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, एंड देर इज अ होल अवेलेबिलिटी। देर इज अ लॉट ऑफ रीजन्स दैट आर अवेलेबल। आपने देखा नॉर्थ वर्जीनिया, मुंबई, ये वो बहुत सारी जगहों पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। स्केलेबिलिटी है, वी कुड इंक्रीज। जैसे हमें लगे कि कल को नहीं, ये वाली मशीन छोटी रह गई है, वी कैन स्टॉप दिस मशीन एंड इंक्रीज द CPU। जैसे मैं VMware में दिखा रहा था आपको, वैसे ही काइंड ऑफ सॉल्यूशन। वैसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज आई डोंट वांट अननेसेसरीली दिस मशीन टू रन, और वो फालतू में बिलिंग भी बनाएगा। यू हैव गॉट हाइब्रिड कैपेबिलिटीज। हाइब्रिड कैपेबिलिटीज इस सेंस में कि आप कुछ चीजें अपने डेटा सेंटर में रन करो, और कुछ चीजें आप क्लाउड में रन करो। अगर उनको इंटीग्रेशन करना हो आपस में, किया जा सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। यू ऑल्सो गॉट ऑटोमेटेड मल्टी रीजन बैकअप्स, ये हम करके भी देखेंगे। जैसे अगर डेटा हमारा एक रीजन में अपलोड होगा, अगर हम चाहते हैं उसकी कॉपी बने अपने आप, वी कैन डिफाइन सर्टन रूल्स, उससे वो उस डेटा को कॉपी कर देता है। पे एज यू गो प्राइसिंग है, एज पर योर यूजेज यू विल बी पेइंग
टू एडब्ल्यूएस। यू हैव गॉट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी। जैसे फिजिकल सिक्योरिटी की चिंता आपकी नहीं है ना, मैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कह रहा हूँ, जैसे आप बोलोगे मेरे फिजिकली सिक्योर है वो सर्वर, ऐसे तो नहीं है कि कहीं कोई उसको फिजिकली एक्सेस कर सकता है अनऑथराइज पर्सन, नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी आपको एडब्ल्यूएस दे रहा है। हाईएस्ट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है। यू हैव गॉट फास्टेस्ट परफॉर्मेंस, यू हैव गॉट लार्जेस्ट मोस्ट फ्लेक्सिबल ग्लोबल फुटप्रिंट। क्योंकि आपने देखा ही यहाँ एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैंने दिखाया भी आपको कि बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे इन्होंने अपना सॉल्यूशंस बना के रखे हैं, और कई और बना रहे हैं, जैसे देख रहे हो ऑकलैंड में नया आ रहा है, देन सऊदी अरेबिया में नया आ रहा है। सो देर आर न्यू डेटा सेंटर्स दैट दे आर बिल्डिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये काफी पहले से स्टार्ट हो गए थे इस काम को करने में, दे हैव द मोस्ट बिगेस्ट, यू कैन से, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अब रीजन वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या है। जैसे हमने देखा मल्टीपल रीजन्स हैं अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, इन्होंने बना रखे हैं बहुत सारे रीजन। जैसे सबसे ओल्डेस्ट रीजन एक्चुअली ये है नॉर्थ वर्जीनिया, जो इन्होंने 2006 में स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने और रीजन्स बनाए। कनाडा में तो इनफैक्ट कुछ रीजन, जैसे ये है, ये अभी खुला है। मोस्टली कनाडा वाले यूएस में ही चला देते थे। तो ऑरेगन, कैलिफोर्निया, इनफैक्ट यू कैन लुक एट रीजन्स, जैसे गव क्लाउड दिख रहा है आपको। व्हाट दे आर टेलिंग यू हियर इज दैट दिस इज यूएस गवर्नमेंट के लिए डेडिकेटेड सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्होंने यहाँ पे रीजन बना रखा है। तो जैसे एशिया पैसिफिक में आप देखोगे, एशिया पैसिफिक में देयर इज हैदराबाद, मुंबई, देन थाईलैंड खुल रहा है, मलेशिया है, सिंगापुर है, एंड देन देयर इज जकार्ता। सो ये अलग अलग रीजन इन्होंने अ, खोल रखे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप किस रीजन को चूज करोगे उसकी बात कर लेते हैं हम जरा। लाइक आई सेड, क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर होस्टेड इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। इनको इन्होंने नाम दे रखे हैं रीजन, अवेलेबिलिटी जोन और लोकल जोन। और हर एक एडब्ल्यूएस रीजन एक सेपरेट जोग्राफिक एरिया है। तो क्यों हम किसी एक रीजन को सिलेक्ट करेंगे वर्सेस सम अदर रीजन? उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है किसी एक रीजन को सिलेक्ट करने का, कि हम, हमारा कस्टमर की लोकेशन कहाँ है। लाइक आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल कि सपोज करते हैं वी आर इन इंडिया बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर यूएस कस्टमर्स, देन वी वुड नॉट वांट टू हैव द रीजन सिलेक्टेड फ्रॉम मुंबई और हैदराबाद। वी वुड वांट कि हम नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में या ऑरेगन वगैरह में इसको सिलेक्ट करें। व्हाट्स द बेनिफिट? द बेनिफिट इज दैट हमारे जब वो रीजन्स चलेंगे तो कस्टमर के नजदीक, देखो ज्योग्राफिकली जो चीज जितनी दूर होती है, लेट्स से ए टू बी कम्युनिकेशन हो रहा है एंड ए इज इन यूएस, बी इज इन इंडिया, वर्सेस ए टू सी कम्युनिकेशन हो रहा है वेयर ए एंड सी बोथ आर इन यूएस, तो ये वाला ज्यादा डिले वाला होना ही होना है कंपेयर्ड टू दिस कम्युनिकेशन। तो इसलिए हम कस्टमर की लोकेशन कहाँ है ये मैटर करती है रीजन सिलेक्शन के बाद। दिस इज वन रीजन ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर region. The second reason why we would want to select a particular region is based on availability of service. Availability of service कैसे कह रहा हूं मैं? जैसे सपोज करते हैं हम जो सर्विस यूज करना चाह रहे हैं एडब्ल्यूएस में, क्लाउड में, वो सर्विस हमारे रीजन में अवेलेबल नहीं है, जो हमारे पास जोग्राफिकली नजदीक। तो हम क्या करेंगे? वी वुड वांट टू गो टू दैट रीजन जहां पे वो सर्विस अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, इन्होंने मैक इंस्टेंसेस लॉन्च किए थे जिसमें आप मैक मिनीज रन करके अपना, से यू आर iOS डेवलपर और यू आर मैक डेवलपर एंड यू वांट टू टेस्ट योर एप्लीकेशन ऑन अ मैक इंस्टेंस, यू कुड डू दैट। तो ये जब लॉन्च किए थे तो नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च किए थे, मुंबई में नहीं थे। अब अगर हम, लेट्स से ऐसी कंपनी है जो इस तरह का कुछ यूज केस हमारा है मैक इंस्टेंसेस रन करने का, अब तो खैर है मुंबई और हैदराबाद में भी, but let's say at that time, while it was not available in Mumbai, we wanted to utilize this service, we would have gone to North Virginia or whatever region where it was available. Okay.
तो दूसरा रीजन व्हाई वी वो नॉट सेलेक्ट अ रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड लेस कॉमन रीजन इज कॉस्ट. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे सपोज मुंबई और हैदराबाद दो रीजन्स हैं, और इन दोनों रीजन्स में ही किसी चीज की कॉस्ट मान लो इधर कम है और इधर कॉस्ट ज्यादा है. वैसे इसमें पॉइंट समथिंग समथिंग का ही फर्क होगा यूजुअली. बट व्हेन यू एक्यूमुलेट दैट ओवर many years and accumulate that over many gigs of data या कंप्यूटर सोर्सेज many hours, तो वो ज्यादा हो जाता है. तो हो सकता है ये रीजन हो आपका एक रीजन को सिलेक्ट करने का कंपेयर टू दूसरा रीजन. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ ग्लोबल कंपनी, ओके, लेट्स से ग्लोबल कंपनी इन द सेंस जैसे सपोज करो नेटफ्लिक्स है. ओके. अब अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करने वाले हो और नेटफ्लिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो दे आर सर्विंग कस्टमर्स इन इंडिया, राइट? They are serving customers in US, they are serving customers in Europe. So they would want to really build a infrastructure which is multi-region. जहां में भी Netflix इंडिया के पास मुंबई हैदराबाद लोकेशन पे उन्होंने चीजें चला रखी हैं, और जहां Netflix यूएस है यूरोप है वहां उसी हिसाब से किया हुआ है. तो मल्टी रीजन भी चीजें हो सकती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. एंड each AWS region is designed to be isolated from other AWS region. This gives you greatest possible fault tolerance and stability. How? जैसे सपोज हमने मुंबई में भी होस्ट कर दी चीज और टोक्यो में भी होस्ट कर दी. अब अगर मान लो, क्योंकि कुछ चीजें देखो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एडब्ल्यूएस है. लेट्स से देयर इज सम नेचुरल क्लैमिटी. ओके. कोई अर्थक्वेक आ गया. अब अर्थक्वेक अगर यहाँ टोक्यो को इम्पैक्ट कर गया, लेट्स से, इट इज वेरी लेस चांसेस कि वो इम्पैक्ट मुंबई को भी कर रहा है. या मान लो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, कुछ हो गया, तो जितना आप जोग्राफिकली डाइवर्स हो जाओगे उसमें फायदा आपको ये चीज का होगा. इसीलिए दिस गिव्स यू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फॉल्ट टॉलरेंस एंड स्टेबिलिटी. क्योंकि सारी चीजें एडब्ल्यूएस के कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें बियॉन्ड देयर कंट्रोल हैं, उनको आप और बेटर करने के लिए इस तरीके का काम कर सकते हैं. अब इस रीजन के अंदर एक और कंसेप्ट, रीजन के अंदर एक और कंसेप्ट का मतलब क्या है? जैसे ये एडब्ल्यूएस है जिसमें मल्टीपल रीजन्स है. ओके. लेट्स से नॉर्थ वर्जीनिया, मुंबई, हैदराबाद. इन रीजन्स के अंदर आपके अवेलेबिलिटी जोन होते हैं. क्योंकि जैसे मान लो मैं नॉर्थ वर्जीनिया में ही चीजें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा हूं, मैं स्टिल क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा मेरे पास फॉल्ट टॉलरेंस स्टिल हो. तो इन्होंने जैसे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन रखे हुए हैं. ये दिखाता हूं मैं अभी आपको, और ये बेटर आपको क्लियर होगा बाद में जब हम वीपीसी वगैरह की सर्विस यूज करेंगे और उसमें सबनेट्स बनाएंगे, तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा. अब हमने क्या किया, हमने 6 अवेलेबिलिटी जोन उसके अंदर रखे हैं. हमने तो नहीं किया, यूएस नॉर्थ वर्जीनिया में एडब्ल्यूएस में उन्होंने 6 अवेलेबिलिटी जोन रखे हैं. कॉमनली कम से कम आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलते ही मिलते हैं किसी भी रीजन के अंदर. ये अवेलेबिलिटी जोन क्या है? इट्स अ क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर्स बेसिकली, विच इज जोग्राफिकली थोड़ा सा मीनिंगफुल डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा फ्रॉम अदर एडब्ल्यूएस अवेलेबिलिटी जोन्स. एडब्ल्यूएस सेज 50 से 100 किलोमीटर का फर्क इसमें डिस्टेंस में कई बार होता है. ओके. तो चांसेस ऐसे कम है, लेट्स से अगर हमने सर्वर्स रन कर रहे हैं, मान लो हमने अपने लिनक्स मशीन्स रन किए, अगर मैं वो लिनक्स मशीन को एक को यहां चलाऊं और एक को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन, तो इससे आपको फायदा क्या हो रहा है? आपको मिल रही है फॉल्ट टॉलरेंस. क्योंकि अगर ये डाउन हुआ तो आपका ये डाउन नहीं होगा, ऐसी चांसेस है. बाकी और ज्यादा बेटर फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए तो फिर तो आपको मल्टी रीजन जाना ही पड़ेगा. बट विद इन अ रीजन ऑल्सो यू कैन हैव फॉल्ट टॉलरेंस बिकॉज यू हैव अवेलेबिलिटी जोन्स, और ये आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का. ईच एडब्ल्यूएस रीजन हैज मल्टीपल आइसोलेटेड लोकेशंस नोन एज अवेलेबिलिटी जोन. जैसे आपने यहां देखा, हर एक रीजन का एक कोड था अपना. जैसे नॉर्थ वर्जीनिया का था यूएस ईस्ट 1, मुंबई का था एपी साउथ 1, हैदराबाद का एपी साउथ 2. विद इन दीज
रीजन्स, इफ यू लुक एट, लेट्स से हम बात करें मुंबई की, इफ आई होवर ओवर दिस यू कैन सी दैट तीन अवेलेबिलिटी जोन है इसके अंदर. इफ यू क्लिक ऑन नॉर्थ वर्जीनिया एंड लेट्स से यू गो टू नॉर्थ अमेरिका एंड सेलेक्ट नॉर्थ वर्जीनिया, यू कैन सी 6 अवेलेबिलिटी जोन है. सो यहाँ पे आपके पास जो ये EC2 है, इसके अंदर इन्होंने जब आप EC2 रन करते हो, यू कुड रन इट इन दिस अवेलेबिलिटी जोन और दिस अवेलेबिलिटी जोन. तो इन सारे के अंदर ये जैसे ए देख रहे हो ना आप, हर एक को एक लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है, हर एक अवेलेबिलिटी जोन को. जैसे ये आपको जो नॉर्थ वर्जीनिया दिख रहा है, US East 1 इसका नाम रखा है, बट क्योंकि इसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, तो US East 1 A B C D E और F, F तक 6 हो गए. 6 अवेलेबिलिटी जोन इसमें रहेंगे. ओके. मिनिमम आपको 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर जगह, ठीक है. जैसे यहाँ भी दिख रहे हैं 3 अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ भी दिख रहा है 3 अवेलेबिलिटी जोन. इधर ताइवान आ रहा है अभी, हांगकांग, 3 अवेलेबिलिटी जोन. फर्दर एक कंसेप्ट और है, और ये सारे कंसेप्ट्स मेरे यूटिलाइज होने वाले हैं आगे, ठीक है. तो कोशिश करना कि आप ये याद रखो. एक और कंसेप्ट जो है वो है एज लोकेशंस का. एज लोकेशन का मतलब, जैसे अगर हम इंडिया देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो इन्होंने रीजन कहाँ कहाँ बना रखा है, मुंबई और हैदराबाद. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेट से, अगर मुंबई में हम कोई चीज होस्ट करके बैठे हैं, अगर नॉर्थ इंडिया साइड से कोई खोलेगा वर्सेस महाराष्ट्र से कोई खोलेगा, तो ज्यादा डिले किसको एक्सपीरियंस होगा, नॉर्थ इंडिया साइड वाले को. या मान लो नॉर्थ ईस्ट से खोलेगा, तो अगर यहां तक आएगा तो क्या होगा, डिले एक्सपीरियंस होगा. इस चक्कर में उन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, एक ऑप्शन और बना रखा है, वो है एज लोकेशन. एज लोकेशन से क्या होता है, एज लोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू रीजन. जैसे आपने कोई चीज एक्सेस की, जिस जगह पे आपने वो होस्ट की हुई है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं. और इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे आगे, क्लाउड फ्रंट का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये. जब हमने कोई चीज एक्सेस की, एज लोकेशन क्या करती है, एज लोकेशन कैशिंग करती है ऑब्जेक्ट्स की. जैसे सपोज करते हैं, एक है हमारी वीडियो फाइल जो यहाँ है, वो वीडियो फाइल अगर यहाँ पे भी कैश्ड होगी, ओके, होस्ट यही है, यहाँ कैश्ड कॉपी पड़ी है उसकी, तो जब कोई यूजर खोलेगा, अगर एज लोकेशन पे ही अवेलेबल होगी, वो यहीं से फैच हो जाएगी, यहां तक वो नहीं जाएगा. टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी तो आप थोड़ा इतना मालूम होगा कि मैं कोलकाता बोलूंगा तो आप इधर ही सोचोगे, ना कि कहीं नॉर्थ इंडिया में. तो इफ यू लुक एट द एज लोकेशंस, देयर आर लॉट ऑफ एज लोकेशंस. रीजन सिर्फ मुंबई और हैदराबाद हैं, बट एज लोकेशन देखोगे बैंगलोर, चेन्नई, एंड इफ यू लुक एट दिल्ली, एज लोकेशन, पुणे, एज लोकेशन. सो फायदा क्या है, फायदा ये है कि जैसे मान लो कोई चीज, और ये एनेबल करने पे डिपेंड करता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारा पार्ट है क्लाउड की. तो अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की है कि हमारी एज लोकेशन एनेबल की हुई है हमने कैशिंग के लिए, तो जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया साइड से कोई खोलेगा, तो वो हो सकता है मुंबई तक ना आए वो वीडियो फेच करने के लिए, वो वीडियो स्ट्रीम करने के लिए, वो हो सकता है दिल्ली से ही उसको स्ट्रीम हो जाए. बट देर आर अ फ्यू लिमिटेशंस ऑफ एज लोकेशंस, लाइक आई कैन रन माई मशीन इन वन ऑफ द रीजन्स. आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मुझे AWS में मशीन चलानी है तो मैं दिल्ली में चलाऊंगा, वो नहीं हो सकता यहाँ. सो द मेन एम इज टू मेक श्योर दैट द प्रोसेसिंग एंड कैशिंग हैपन्स नियरेस्ट टू द यूजर. बहुत सारी सर्विसेज है, सारी किसी को नहीं आती, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. हम इनमें से काफी सारी सर्विसेज को देखने वाले हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. बट द लर्निंग विल नेवर एंड, एंड दे कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू सर्विसेज, सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं, कल शुरू करते हैं बाकी का. विल डिस्कस क्या डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में. और फिर मैं कल आपको
कुछ कुछ आईएएम और मैनेजमेंट कंसोल जो कि हमने आज देखा, ये मैनेजमेंट कंसोल कहते हैं हम इसको। इससे फेमिलियरिटी कल करवाता हूँ, आज इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट हमने बात करनी थी क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स। बेसिकली होता ये है कि जैसे मैं कल जो बात कर रहा था आपसे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको ऐसे देखें, दैट देर आर थिंग्स विच आर ऑन प्रेमिसेस, और इसमें पूरे के पूरे आईटी स्टैक के लिए एज अ कंपनी यू एंड योर स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक इन ऑर्डर टू डू नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। पूरा डेटा सेंटर मैनेज करने का काम, जैसे हम कुछ राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल इक्विपमेंट इस तरह की लगाएंगे नेटवर्क के लिए। देन स्टैन बनाएंगे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सर्वर्स लगाएंगे। बाकी ऑन प्रेमिसेस का फायदा ये है, वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस। सो इफ यू फील लाइक लेट्स से अ सर्टेन ब्रांड सर्वर्स आर गुड फॉर आवर बिजनेस यूज केस, वी कैन बाय देम। वर्चुअलाइजेशन के लिए हमें VMware पसंद है, नहीं हमें रेड हैट पसंद है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हर यू कैन पे जगह पे, तो वो आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन चूज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू रन ऑन इट, विंडोज, लिनक्स, एज पर रिक्वायरमेंट। मिडलवेयर कुछ इंस्टॉल करने हैं, कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है, जैसे मे बी कुछ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट्स, कुछ ड्राइवर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ रहे हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए। डेटा डालना, और देन इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन एंड पुटिंग ऑल द एप्लीकेशन ऑन इट, ये सारे का सारा पूरा टेक्नोलॉजी का स्टैक आईटी का हम ही देख रहे होंगे। वेयर एज इफ यू गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, विच इज वेयर थिंग्स लाइक, जैसे मैं कल आपको EC2 में वो मशीन चला के दिखा रहा था, तो हमने EC2 को यूज किया और AWS में हमने एक वेब सर्वर चलना है। तो जब हमने ये काम किया, वी डिडंट केयर अबाउट अ फ्यू थिंग्स आउट ऑफ दीज थिंग्स। जैसे वी डिडंट केयर अबाउट द नेटवर्किंग, वी डिडंट केयर अबाउट स्टोरेज, कौन से सर्वर्स वो यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों की चिंता हमने नहीं की। वी जस्ट वेंट एंड डिप्लॉयड अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। वी गॉट द ऑप्शन टू सिलेक्ट कि हमें विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए, क्या चाहिए, एंड उसके ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। आगे चल के मैं जैसे विंडोज सर्वर चलाऊंगा तो आई कैन रिमोट डेस्कटॉप इनटू इट, मतलब रिमोटली मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ और उसके अंदर जो कुछ हम डिफाइन करना चाहें, जो सेटिंग्स अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें, वो सब हम कर सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बेसिकली गिव्स यू IT बिल्डिंग ब्लॉक्स एज अ सर्विस, एंड आपको अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। AWS वाले जैसे कहते हुए हैं कि वी डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग इन द सेंस कि ये इक्विपमेंट डब्बे में आते हैं, यू रैक माउंट देम, यू नो, टू बिल्ड अ डेटा सेंटर यू विल हैव ऑल दीज फिजिकल इक्विपमेंट्स। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया, जैसे किसी भी डेटा सेंटर की, गूगल वालों ने आई थिंक पिक्स सीधे डाल रखे हैं, अपनी गैलरी सी बना रखी है, that's why I'm showing you that. But there's loads and loads of equipment. You can see racks and rows of equipment and somebody managing all that infrastructure. तो उसके लिए सारा कुछ देखने का काम। और बाहर से आप अगर देखोगे तो दीज आर ऑल, बाहर से दिखने में फैक्ट्री जैसा ही दिखेगा एक डेटा सेंटर। मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल डोंट रियली थिंक ऑफ इट लाइक अ डेटा सेंटर, दे थिंक ऑफ इट लाइक पता नहीं कोई फैक्ट्री शुरू हुई है हमारे इधर इस एरिया के आसपास। whereas because if you look at it from outside you may feel like क्या है जी, ये एक फैक्ट्री सी लग रही, राइट, whereas it is really a data center. So इस तरह का पूरा डेटा सेंटर बिल्ड करने का काम, या जैसे अगर हम बोलें रैक्स लगाने का काम, इक्विपमेंट, केबलिंग, ये सब काम नहीं देखना है। एज यू कैन सी हियर, देयर इज लॉट ऑफ सर्वर्स, इक्विपमेंट, ये सब आपको नहीं देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आपको प्री बिल्ट मिल जाएगा। You just go and select the operating system that you want to use and deploy it. Platform as a service जो है, it's even more easier for you to handle and manage compared to infrastructure as a service, because यहाँ पे कई और चीजें हैं जो कौन मैनेज कर रहा है, जो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है आपके लिए। प्रोवाइडर इन द सेंस क्लाउड की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडलवेयर, रन टाइम है, ये वाला पार्ट भी वो देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, सपोज करते हैं यू गो टू
GoDaddy, एंड लेट्स से वहां पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो, तो वो आपको प्री बिल्ट काफी कुछ सॉल्यूशन दे देते हैं। लेट्स से यू वांट टू होस्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट जहां आप ब्लॉग लिखोगे, अपनी कंटेंट लिखोगे, इमेजेस डालोगे, वीडियोस डालोगे। तो उस तरह की वेबसाइट रन करने के लिए यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू वेरियस आईटी थिंग्स। यू वांट टू विल बी राइटिंग अ ब्लॉग ऑफ रेसिपीज, ओके, कुकिंग रेसिपीज। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू आईटी थिंग्स अ लॉट, या बेकिंग रेसिपीज। तो ये वाला सारा का सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा एडब्ल्यूएस भी इस तरह की सर्विस देता है, जैसे एडब्ल्यूएस आपको लाइट सेल की सर्विस देता है। लाइट सेल एडब्ल्यूएस की तरफ से वो सर्विस है जिसको आप वर्डप्रेस और कुछ इस तरह की सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हो। तो दैट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर अ फ्यू थिंग्स जो अंडरलाइंग है, उनमें कई चीजें वो हैंडल करेंगे आपके लिए। देन देर इज थिंग्स लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाउड। ये सारी चीजें क्लाउड है, बट डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कंट्रोल चाहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप उस हिसाब से इनमें से कुछ चूज करोगे। तो जैसे अगर हम ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, जिसमें आप ऑनलाइन एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कर सकते हो, या हम वन ड्राइव यूज कर रहे हैं, या गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, या जीमेल यूज कर रहे हैं, देन यू आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट द होल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइंग। ऐसा तो नहीं है कि उसमें स्टोरेज नहीं यूज हो रही होगी, उस ईमेल को चलाने के लिए भी स्टोरेज यूज हो रही होगी, उसके लिए भी नेटवर्किंग यूज हो रही होगी एंड ऑल, बट दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय somebody else. तो that is what you do with SaaS, okay, software as a सर्विस प्लेटफॉर्म। यहाँ आप मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो और आपका काम हो जाता है, आपको प्री बिल्ट, प्री पैकेज्ड कोई चीज मिल जाती है। बाकी इस चीज से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं, लाइक आई वाज सेइंग, इट ऑफर्स यू पे एज यू गो स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन एंड ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑल्टरनेटिव है ये, कि हम डेटा सेंटर बिल्ड ना करें। वी डोंट गेट इनटू मेंटेनिंग द होल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसके लिए आपको टीम भी रखनी पड़ेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपफ्रंट इन्वेस्टिंग द मनी टू बाय द इक्विपमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग दैट इक्विपमेंट। जैसे वर्चुअलाइजेशन करेंगे अगर हम ऑन प्रेमिसेस, तो we'll hire some engineers who will be good in virtualization, we'll hire some people who are good in servers, we'll hire people who are good in storage, networking. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट वाली ही बात है, इट्स ऑल्सो अबाउट a little recurring cost of the salary and maintenance of the equipment, which all comes becomes easy if you go for infrastructure as a service. So these are highly flexible and highly scalable, एंड आपको कोई इनिशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम सा नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, कंपेयर टू डेटा सेंटर बनाना। एंड विद दिस यू कैन परचेज मोर एज योर बिजनेस ग्रोस, बट इन अ वे देखोगे ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल। वाई आई एम सेइंग दैट इज, जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स को देखोगे, what Netflix does is they don't have any data centers of their own. They have everything mostly running on AWS and other cloud platforms as well, but maybe mostly AWS. अब इसी वजह से आप देखोगे तो Netflix has a subscription model, because you are paying a monthly subscription amount, उसमें से कुछ पार्ट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बिलिंग में लग रहा है और कुछ वो प्रॉफिट में कमा रहे हैं। बट यू कैन सी कि सपोज, ओके, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सपोज नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं होता। सपोज नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल ऐसा होता कि आप एक मूवी परचेज करते हो, सपोज यू बाय अ मूवी फॉर लेट्स से 200 रुपीज, एंड देन यू कैन वॉच इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, जो आपने मूवी परचेज की, सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू काइंड ऑफ सेल यू दिस वंस एंड देन मेंटेन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये वाली बिलिंग मंथली होनी है। मैं इसीलिए आपको कंट्रास्ट में समझा रहा हूँ ये, क्योंकि आई हैव सीन मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज द बिजनेसेस डोंट हैव दैट बिजनेस मॉडल जो क्लाउड को सस्टेन कर पाए उनके लिए, बिकॉज इसमें आपके पास कॉस्ट की प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। इफ यू गो फॉर क्लाउड, मेनी टाइम्स यू विल हैव टू, यू डोंट नो, जैसे सपोज कोई एक पर्सन है जिसने ये मूवी इतनी पसंद आ गई कि वो 20 बार 30 बार हर दिन दोपहर को ये मूवी लगा के बैठ जाता, देन वी हैव कमिटेड कि भैया तुम जितनी मर्जी बार देखो। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज दिस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिलिंग,
इफ इन केस हम इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट ऑल्सो हैज टू रिलेट टू द बिजनेस मॉडल, एज इन मोस्टली कुछ रेकरिंग से बिजनेस मॉडल के लिए क्लाउड बहुत अच्छा रहता है. सो इट्स हाईली फ्लेक्सिबल एंड हाईली स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव. इट्स बेनिफिशियल टू businesses of all shapes and sizes. पढ़ के देख लेना. आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन हियर. सम ऑफ दीज थिंग्स यू कैन रीड, एंड इफ इन केस कोई क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को बताना, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इट इन समरी रेदर देन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना. रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आप इसको बढ़ा सकते हो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो. यू कैन रन मोर things. Further, if you look at platform as a service, this service is generally used by developers who whose main concern is not to get involved too much into infrastructure. जैसे अगर आप यहाँ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को देखोगे, तो आप सिरदर्द ये वाला छोड़ना चाहते हो. जैसे लेट्स से यू आर अ वेबसाइट डेवलपर, यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम फोकसिंग ऑन दिस अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भैया कौन सा राउटर खरीदोगे, कैसे स्टोरेज करोगे एंड ऑल. जितना ये पका पकाया मिल जाए उतना इजी है. इसलिए डेवलपर्स many times prefer things like infrastructure as service and platform as a service rather than on premises. So it's primarily used by developers because you don't need to start from scratch. You have a pre-built few things. It's like the difference between hiring a venue to put on a show versus building a venue. जैसे सपोज करो कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करना, तो एक है कि आप क्या करो, कोई स्पेस आप रेंट पे ले लो. लेट्स से शादी है घर में, तो हम 2-4 दिन के लिए रेंट पे ले लें, rather देन कि वो जमीन खरीद के पूरा बिल्डिंग बनाने के चक्कर में रहें. वो मैरिज पैलेस काइंड ऑफ. तो वेन्यू स्टेज सेम, बट आप उसके अंदर क्या करते हो, ये डिफरेंस लाता है. वैसा ही कुछ काम प्लेटफॉर्म एज सर्विस का है. तो यू आर पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी फॉर पीस ऑफ माइंड एज वेल. ओके, पीस ऑफ माइंड कैसे, मतलब क्योंकि कुछ चीजें जब आप हैंडल नहीं करोगे, तो आपके लिए वो काम इजी रह जाता. सो यू डोंट हैव टू हैव एक्सटेंसिव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज, बट एट द सेम टाइम यू आर डूइंग अ ट्रेड ऑफ दैट. इस केस में आपको अगर कुछ स्पेसिफिक अपना कंट्रोल चाहिए किसी चीज पे, तो वो वाला नहीं मिलेगा. सो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, allows developer to focus on the creative side of app development as opposed to सॉफ्टवेयर अपडेट्स मैनेज करना, टेस्टिंग डिप्लॉय करने में ज्यादा ध्यान रहेगा उनका देन इंफ्रास्ट्रक्चर. और SaaS आप यूज करते ही हो, जैसे आप जीमेल यूज करते हो या कोई भी इस तरह की सर्विस यूज करते हो, कोई आई क्लाउड यूज करते हो, जहां आप मंथली पे करते हो, वेयर यू डोंट केयर अबाउट हाउ यू आर गेटिंग दैट सर्विस. वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से आप बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते, आपको बनी बनाई एक सर्विस मिल रही. सो यू नो लॉन्गर नीड टू एंगेज एन आईटी स्पेशलिस्ट टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर विद SaaS, है ना. जैसे अगर इसी तरह की गूगल ड्राइव जैसी चीज हमें खुद बनानी हो, तो हमें ये पूरा आईटी का स्टैक समझना पड़ेगा ना. विल हैव टू अंडरस्टैंड सैन कैसे बनती है, उसमें रिडंडेंसी कैसे रहेगी अगर किसी दिन हार्ड डिस्क फेल हो गई. वो सब चीज़ों की आपको चिंता नहीं चाहिए, इसीलिए आप SaaS की तरफ जा रहे हो, वेयर provider manages most of the stuff and you are managing just your own data. You can take your email as an example. तो बहुत पहले लोग ईमेल के लिए सर्वर्स डिप्लॉय करते थे और सारा कुछ खुद मैनेज करते थे. इफ इन केस लेट से आपका सर्वर डाउन हो गया, डेटा उड़ गया, आपकी ईमेल्स गई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वेयर एज इफ यू गो फॉर समथिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो आपको ये बना बनाया मिल रहा है. डेटा के बारे में इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है. यू मतलब पूरी एप्लीकेशन कैसे बनाई है, डेटा तो आपका स्टिल कुछ ना कुछ रहेगा. जैसे गूगल ड्राइव में कुछ डेटा आप अपलोड कर रहे हो, तो वो तो आप ही का है, बट यू डोंट हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके, टू टेक एन एग्जांपल, पिज्जा खाना है आपको. ओके, एक तरीका क्या है, सिंपल एग्जांपल विद विच यू कैन एक्सप्लेन इवन these differences between this to even somebody non IT. एक है कि आप जाओगे यूट्यूब पे, वीडियो देखेंगे हम, हाउ टू मेक अ पिज्जा का वीडियो. फिर हम सारे हमारे इंग्रेडिएंट जो लगेंगे उसमें, वो सब इकट्ठे करेंगे, एंड देन हम
पिज्ज़ा बनाएंगे। जैसे ऑन प्रेमिसेस ये है कि चीज़ भी घर पे बनाएंगे, सॉस घर पे, पिज्ज़ा डो सब कुछ घर पे। ओके। बट यू में एंड अप रियलाइजिंग कि यार छोड़ो ना, क्यों सिर दर्द लेना है, अमूल वाले चीज़ बनाते हैं। लेट्स जस्ट यूज दैट। पिज्ज़ा सॉस बनी बनाई मिलती है, क्यों मेहनत करनी है। पिज्ज़ा डो बने बनाए आपको किसी शॉपिंग मार्ट में, डी मार्ट में, इस तरह की जगहों पे मिल जाएंगे। तो यू में से कि चलो ठीक है, कुछ चीजें बनी बनाई लाते हैं और स्टिल बनाएंगे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वेयर यू आर स्टिल ब्रिंगिंग सम थिंग्स प्री बिल्ट एंड देन बाकी का आप बना रहे हैं। बट देन यू हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वेयर व्हाट यू आर डूइंग इज गेटिंग द पिज्जा डिलीवर्ड, यू आर सेइंग अपना कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, अपना डाइनिंग टेबल, ये वाला सिर दर्द हमें लेना नहीं है। बट इसमें भी देखोगे तो एक हेडेक है, डाइनिंग टेबल साफ करना है, नहीं, कोल्ड ड्रिंक लानी पड़ेगी। वैसे भाई ऐसा करते हैं, रेस्टोरेंट ही चलते हैं, वहीं खा लेंगे, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो देन यू हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ नाइस एग्जांपल ऑफ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो वर्ड है क्लाउड, ये कई लोग यूज करते हैं। मतलब देखो, एडब्ल्यूएस वाले भी यूज कर रहे हैं क्लाउड, और यही क्लाउड की कोई स्टोरेज दे रहा है तो वो भी यूज कर रहा है। जैसे कोई ड्रॉप बॉक्स वाला भी यूज कर रहे हैं। तो उन सारे क्लाउड को आप कैटेगराइज करके इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ, दैट्स द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। ऐसा ऐसा कई और डोमेन्स में हो गया अब। कई जगहों पे तो क्या होता है, बजवर्ड शुरू होता है ना, तो फिर वो बजवर्ड हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल का ट्रेंडिंग बजवर्ड है एआई, जो नहीं भी यूज करता था वो भी मार्केटिंग में एआई वर्ड यूज करने शुरू हो गए। कल मैं कोई ऐड देख रहा था, एलजी वाले वॉशिंग मशीन में एआई बोल रहे थे। मैंने कहा वाह, सही है, और कहीं तो चाहिए नहीं था। जो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो पहले भी चलती वैसी थी, बट अब उसको बोल रहे हैं एआई से वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड। खैर, तो कहना मुश्किल है। तो कई जगहों पे क्लाउड वर्ड यूज थोड़ा सा गलत भी किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है बट वो क्लाउड वाला कुछ है नहीं उसमें। सो यू शुड बी एबल टू कैटेगराइज देम इन दिस, कि क्या चीज हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम बोले हम जूम यूज कर रहे हैं, ओके, टू डू दिस ऑनलाइन क्लास, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो अटेंड कर पा रहे हैं जूम यूज करके। सो जूम इज अगेन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, but that comes under software as a service, that doesn't come under infrastructure or platform as a service, right? क्योंकि pre-packaged you are just buying a subscription and just utilizing it. Now let's talk about AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड ऑल, कैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। और जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था, लेट मी शो यू वन थिंग, वेट, मेक श्योर यू डोंट इजीली फॉरगेट दीज थिंग्स लाइक, वैसे तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ भी हो जाता है, बट जितना आप इन सब चीजों को थोड़ा सीरियस वे में करोगे, उतना आप अपना, क्योंकि सिमिलर वे में आपने काम करना है किसमें, ऑफिस में, सिमिलर पोर्टल पे वैसे ही लॉग इन होना है। थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड मत रखना इस काम के लिए। एक बार आपने अकाउंट अपना एडब्ल्यूएस का बना दिया, तो आप साइन इन करने जब जाओगे, जैसे ये एडब्ल्यूएस अकाउंट आपने aws.amazon.com खोला, यहाँ आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। बीच बीच में मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताता चलूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन से ये देख सकते हो वगैरह, वो देख सकते हो। प्रेफरेबली कोशिश ये करना कि आप डॉक्यूमेंटेशन से फेमिलियर हो जाओ, ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंटेशन से फेमिलियर ना रहो। दिस प्लेस, दिस docs.aws.amazon.com is a very good place to learn a lot of things। मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पॉइंट आउट करूंगा, तो तब पढ़ना इसको।
बिकॉज देर इज नो रियल गुड बुक अबाउट एडब्ल्यूएस देन द एडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंटेशन। बेस्ट है कि आप एडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंटेशन से जितना ज्यादा फेमिलियर हो सको उतना ज्यादा फेमिलियर हो, बिकॉज चीजें बदलती रहती हैं और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना इज इजियर। कई बार वो ग्राफिकल लेआउट बदल देते हैं, ऑप्शंस बदल देते हैं, क्लिक कहाँ करना है ये बदल देते हैं, तो वो सब आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ही मिलेगा। बुक कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो ही जाती है। नाउ इफ आई गो टू द साइन इन पार्ट, वंस यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट, यहाँ पे आप देखोगे आपको एक दिख रहा होगा आई एम यूजर साइन इन, और दूसरा दिख रहा होगा साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल। तो दो तरीके हैं लॉग इन करने के। आपने शुरू में पहली बार साइन इन यूजिंग रूट ईमेल करके यहाँ जाओगे, यहाँ उस ईमेल आईडी को डालोगे आप जो अपने अकाउंट साइन इन करते वक्त, साइन अप करते वक्त यूज की होगी। सो रूट यूजर और आई एम यूजर ये दो तरह के यूजर्स हैं एडब्ल्यूएस में, वेयर रूट यूजर इज द अकाउंट ओनर। ओके, तो जब आप अकाउंट अपना एडब्ल्यूएस का बनाते हो तो उसमें सिर्फ रूट यूजर होगा। दिस इज दैट यूजर जिसके पास फुल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। जब आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें मैंने बताया होगा कि इस अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाए। सिक्योर इन द सेंस जैसे इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कुछ इस तरह की चीजें एनेबल करना, वो सब जरूरी है। बिकॉज इफ इन केस योर अकाउंट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड समबडी मिसयूजेस इट, तो वो बिलिंग आपके नाम पे रहेगी। तो ट्रीट दिस सीरियसनेस एज योर बैंक अकाउंट। तो रूट यूजर में आप यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हो। कई चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बट उनको आप प्रेफरेबली दूसरों के साथ शेयर ना करो। ओके, जब आप स्पेशली अपने ऑफिस के अकाउंट के साथ काम कर रहे हो। जैसे मैं आपको यहाँ जब लॉग इन करूंगा तो मैं आपको एडब्ल्यूएस की अकाउंट आईडी दिखाऊंगा, ऐसी 12 डिजिट के एक यूनिक हर एक एडब्ल्यूएस अकाउंट की अकाउंट आईडी। बट मैं इसलिए दिखाऊंगा बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। वेयर एज आप अगर ऑफिस अकाउंट की बात करो तो स्क्रीन शेयर करके वो दूसरों के साथ अकाउंट आईडी शेयर नहीं करनी। दैट शुड बी समथिंग दैट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। एनीवेज लेट मी लॉग इन यूजिंग माई ईमेल आईडी हेयर। अब मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल किया हुआ है। कैसे एनेबल करते हैं ये वाला पार्ट मैं आपको अब आज भी दिखाऊंगा। वैसे आई थिंक उस अकाउंट साइन अप वाले वीडियो में भी दे रखा है that apart from typing in my username password, I have to type in an additional token that is generated in my phone. ओके, तो जब तक वो टाइप नहीं करते हैं ये, जैसे ये टोकन हर 1 मिनट में बदलता है, तब तक मेरे AWS अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। तो इवन इफ लेट्स से माय यूजर नेम पासवर्ड गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, जब तक कोई मोबाइल भी उठा के ना ले जाए, फिर मोबाइल खोलने के लिए मेरी शक्ल भी, तब तक ये काम नहीं होगा। ओके, तो इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। बाकी इस अकाउंट में खास कुछ है नहीं। इसमें कोई प्रोडक्शन का कुछ भी नहीं चल रहा है। दिस इज ऑल प्लेन बेसिक अकाउंट जस्ट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पसेस। मैं अपने भी कुछ प्रैक्टिकल्स इस पे परफॉर्म करता हूँ और बाकी ट्रेनिंग के वक्त यहाँ दिखाता हूँ। अप एंड रनिंग इसमें कुछ रखा नहीं है मैंने। तो once you log into your AWS account, you can see this is what we call the management console, and यहाँ पे आप अलग अलग widget अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसको आप क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ लेकर जाना चाहूँ, सपोज मेरे को ये यहाँ पसंद है, तो आप उस हिसाब से रख सकते हो इसको। फील फ्री टू कस्टमाइज दिस फॉर योर AWS अकाउंट। जनरली जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट बना रखा है अच्छा लेआउट है, बट यू कैन ऐड डिफरेंट विजेट्स अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आप मान लो कोई हटा भी देते हो चीज, लेट्स से मैंने सपोज करते हैं ये हटा दिया, ठीक है, कॉस्ट एंड यूसेज वाला ही रिमूव विजेट कर दिया तो हट गया। आई कैन क्लिक ऐड विजेट्स एंड गो बैक एंड से कि मेरे को ये वाला विजेट चाहिए। ओके, यू कैन क्लिक एंड ड्रैग एंड ब्रिंग इट बैक हियर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन विजेट्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ये पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। दिस विल बी फॉर योर पर्टिकुलर यूजर। ओके, लेट्स से एक ही अकाउंट में हमने मल्टीपल यूजर्स बनाए हैं, आगे बनाएंगे तो ये स्टिल अलग अलग रहेगा
एज पर यूजर्स इंडिविजुअल लाइकिंगनेस। फर्दर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं, जो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं AWS की तरफ से। इफ यू क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज, देयर आर रियली अ लॉट ऑफ सर्विसेज। मेक श्योर यू डोंट मेक अ अनरियलिस्टिक टारगेट ऑफ लर्निंग ऑल द सर्विसेज। लर्निंग विल नेवर एंड। तो आप कोशिश ये करो कि आप इसमें उस चीज पे फोकस करो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब के लिए। उससे रिलेटेड चीजों को डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ना चाहिए। जैसे सपोज इन योर जॉब यू आर मोर रिक्वायर्ड टू लर्न थिंग्स रिलेटेड टू EC2, क्योंकि आप मैनेज करते हो ये सब अपने जॉब के लिए। तो डेफिनेटली चेक दीज यूजर गाइड्स आउट अगेन। व्हाट विल नॉट हैपन, लेट मी क्लियर ऑन दैट। जैसे आप ये EC2 यूजर गाइड ही अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ी है। आई थिंक कितना, 2-2.5 हजार पेज तो है ये। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दिस। तो आप उस हिसाब से इसको यूज करो, जो जो चीजें आपको नहीं पता है। एंड EC2 है क्या? जैसे EC2 इंस्टेंस देखोगे तो इट गिव्स यू कंप्यूट मेमोरी नेटवर्किंग स्टोरेज। वर्चुअल मशीन है एक इसी तरह की चीजों के लिए। उसमें अलग अलग टर्म्स क्या हैं ये सब हम देखेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप डेफिनेशंस वाइज यहाँ से याद रख सकते हो। नोट्स हैंड आउट में दे रखी हैं, बट इफ इन केस यू वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑन दैट, जैसे सपोज करते हैं हमने आगे चल के लोड बैलेंसिंग पढ़ना है, तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑन दैट यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड कि लोड बैलेंसिंग क्या है क्या नहीं है और ज्यादा। बिकॉज देर इज अ लिमिट टू what we can do in a training, whereas these things keep on expanding। सारा हम भी खत्म नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने जो सर्विसेज आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हो उन पे जाके आप ये स्टार लगा सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट स्टार, तो ये आपको ये यहाँ पे दिखा देगा उन सर्विसेज को। इफ यू अनस्टार और वट एवर दे वॉन्ट टू कॉल इट, तो ये यहाँ नहीं दिखाएगा। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज है वो आप यहाँ रख सकते हो, so that you don't have to go। You can also search into this। So if you go to the search bar and search for let's say IAM, तो यहाँ IAM की सर्विस दिख रही है। उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज आर्टिकल सब दिखते हैं। यू कैन ऑल्सो फिल्टर योर सर्च बेस्ड ऑन दैट। जैसे EC2 सर्च किया या IAM सर्च किया। इफ इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू द सर्विस, यू आर इंटरेस्टेड इन टू नॉलेज आर्टिकल्स ऑफ दैट या सम ट्यूटोरियल्स ऑफ दैट, यू कैन एक्सप्लोर दैट। बाकी जब आप इस EC2 को जैसे हम यहाँ पे खोलें, तो इनमें से बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उनमें आपको रीजन स्पेसिफिक वो सर्विस मिलेगी। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये नॉर्थ वर्जीनिया वाली है। ठीक है, इफ आई सिलेक्ट ओहायो, देन आई एम नॉट डूइंग लॉन्चिंग ऑफ दैट मशीन और थिंग्स इन नॉर्थ वर्जीनिया। देर आर, जब हम मशीन्स रन करेंगे, देर आर दीज आर डिफरेंट पेजेस एक्चुअली। जब हमारी नॉर्थ वर्जीनिया में मशीन्स चलेंगी लिनक्स विंडोज की, तो वो यहाँ चलेंगी। एंड जब ओहायो में चलेंगी तो ये यहाँ दिखेंगी। ओके, सो मैनी पेजेस आर रीजन स्पेसिफिक। डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रीजन। कॉमन बिगिनर गड़बड़ घोटाला क्या होता है? मशीन लॉन्च करते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में और वो बोल रहे होते हैं मैंने तो मशीन लॉन्च की थी, और ढूंढ रहे होते हैं मैं भी मुंबई में। तो फिर बोलते हैं मैंने मशीन लॉन्च की थी, AWS में चमत्कार हो गया, मेरे को मशीन ही नहीं दिख रही थी वो लॉन्च्ड। तो थोड़ा ध्यान से देखना। एंड आई वुड रिकमेंड डोंट प्ले अराउंड टू मच एमंग डिफरेंट रीजन्स। किसी एक रीजन को पकड़ के आप वहीं पे प्रैक्टिकल करो। इफ यू want to do all the practicals in North Virginia, do there. If you want to do most practicals in um, मुंबई, वहां कर लो। प्रेफरेबली नॉर्थ वर्जीनिया के साथ ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट चीजें लाते रहते हैं अपनी। तो अगर कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट आपने AWS की सुनी है, तो वो चीज अगर आपको किसी रीजन में नहीं मिल रही है तो नॉर्थ वर्जीनिया में जरूर मिलेगी। तो उस हिसाब से देख लेना। ओके, नाउ टू एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल, यू ओपन aws.amazon.com एंड लॉग इन। कंसोल से आपको इनबिल्ट यूजर इंटरफेस मिल जाता है, जहां आप अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हो।
जैसे कि इंस्टेंस लॉन्च करना, इंस्टेंस टर्मिनेट करना। क्लाउड वॉच एक सर्विस है जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है, किसकी कितनी सीपीयू यूटिलाइजेशन है, वो सब चीजें देख सकते हो।